My name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. आज के वीडियो का एजेंडा क्या है? आपको टाइटल वगैरह देख के पता लग गया रहेगा तभी आप अंदर आए हो, जिसका नाम है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो कि कंपनीज के ऊपर लगता है, इसके बारे में हम लोग ABCDEFGHIJKL सब कुछ सीखेंगे, A to Z हर एक चीज सीखेंगे। सर ये वीडियो किस किस के काम का है? ये वीडियो जिसके भी सिलेबस में मैट करके कंसेप्ट है, सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों की मैं बात ही नहीं करना चाहता, बेचारों को क्या क्या दे दिया है, सोच से ही परे हो भाई। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव और कोई और प्रोफेशनल है जो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करता है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के लिए आपको क्या, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम महेंद्र है और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जैसे आपको पता है, अगर नए हो तो भाई बता देता हूँ, मैं एक सीए हूँ। ठीक है सर, आप मटेरियल क्या यूज करोगे? आपको कोई मटेरियल यूज नहीं करना, मेरी बात मानो। आप जब भी पढ़ रहे हो ना, आपको बाद में करना है नो डाउट, अपने अपने मॉड्यूल्स है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो कर सकते हो। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मैंने आपके लिए कुछ अपने हिसाब से हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं जो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे समझाऊंगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको वो टाइम पे बुक वगैरह कोई कैरी नहीं करनी, सिर्फ सुनना है, ईयरफोन लगा लो और आराम से बैठ के सुनो। जो स्पीड में मैच हो सकता है वो स्पीड में वीडियो चला के अच्छे से आप समझ लो चीज को। फिर मैं क्या करूंगा, हर एक मैट को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हर एक पार्ट के रिलेटेड सीए फाइनल के मॉड्यूल से मैं पूरा टेक्स्ट, जो बेयर एक्ट के तरीके का ही होता है मॉड्यूल, वो मैं आपको रीड करवा दूंगा, तो आपका पूरा ग्रिप आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है। उसके बाद अपना अपना जो रिस्पेक्टिव मॉड्यूल है या जो रिस्पेक्टिव ऑथर को आप फॉलो कर रहे हो उसको आप पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार के लिए आपको सिर्फ सुनना है। सर सबसे पहले ये बताओ, अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स फॉर कंपनीज। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग को समझो, जो कि सेक्शन 115 जे भी बात करता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये क्या बोलना चाहता है पता है? सबसे पहले जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है ना, वो तो लगेगा। उसके अलावा अगर कोई कंपनी कम टैक्स भर रहा है, कोई कंपनी कम टैक्स पे कर रहा है, तो उसको मिनिमम इतना तो ऑल्टरनेटिवली टैक्स भरना ही पड़ेगा। सर क्या बोल रहे हो? पहले ये तो बताओ, कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या होता है? तो कंपनी कितने टाइप की होती है पता है? कंपनीज इनकम टैक्स के हिसाब से 3 टाइप की होती है। एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। जो फॉरेन कंपनी होता है ना, उसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो कौन है? फॉरेन कंपनी। चलो समझ गया। तो सर डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनी का सबसे पहला मतलब होता है, हर एक इंडियन कंपनी जो है ना, जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो सब कंपनीज क्या है? डोमेस्टिक कंपनी। सेकेंड पॉइंट, ऐसी फॉरेन कंपनी, मतलब जो इंडियन कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी जिसने क्या किया है बताए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट थ्रू इंडिया करके रखा है ना, वो भी आपका डोमेस्टिक कंपनी के अंदर आ जाएगा। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या? हर एक ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, वो सब फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब हर एक इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। उसके बाद जो इंडियन कंपनी नहीं है पर उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट थ्रू इंडिया करके रखा है, वो भी क्या है? आपका डोमेस्टिक कंपनी। सर ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में जनरली टैक्स रेट 30% होता है, फॉरेन कंपनी के केस में 40% होता है, और वो टर्नओवर के हिसाब से कभी कभी 25% भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट आपको क्या बोल रही है पता है? अगर आपने मिनिमम आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, जो हम बताएंगे, ये सेक्शन में हम लोग बताएंगे आपको कि मिनिमम आपको कितना टैक्स भरना है। अगर उससे आपने कम टैक्स भरा तो आपको मिनिमम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। देखो 30% आपका क्या है? रेट है, पर आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिलेंगे, आपको बहुत सारे अलावेंस मिलेंगे, हो सकता है आपका लॉस हो जाए। करेक्ट है। फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है लॉस हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो आपका लिमिट दिया हुआ है, जो आगे मैं समझाऊंगा अच्छे से, उतना टैक्स तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम। ऑल्टरनेटिवली मतलब जो नॉर्मल टैक्स रिजीम है उसको छोड़ के ऑल्टरनेट बेसिस पे इतना टैक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। इज इट ओके? थोड़ा समझा? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझा, पूरा नहीं समझा तो मैंने पूरा अभी तक समझाया ही नहीं है। सर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को? सर ये तो बताओ, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ये कंसेप्ट लाया क्यों गवर्नमेंट ने, क्या प्रॉब्लम था पता है? पहले क्या होता था,
जब कंपनी कोई अपनी एजीएम में फिनेंशियल स्टेटमेंट लेट डाउन करती थी, तो वो टाइम पे ये लोग अपने प्रॉफिट मस्त दिखाते थे, एकदम अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाते थे कि काफी प्रॉफिट हो गए, हमारे ह्यूज प्रॉफिट है, और डिविडेंड बांटते थे अपने शेयर होल्डर के साथ 10-20% जो भी अपनी खुशी से बांटते थे वो बांट रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वही सेम अकाउंट है, वही सेम कंपनी है, पर जब वो इनकम टैक्स का कंपटीशन करते थे ना, तो उसमें ये लोग या तो लॉस दिखाते थे या फिर बहुत कम प्रॉफिट दिखाते थे, जिसके हिसाब से ये क्या करते थे, बहुत कम टैक्स भरते थे। सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन का रेट कम है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा है। यहाँ पे वो स्पेसिफाइड बिजनेस के अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, रिसर्च के अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, कितने 35 CCD, 35 DE, DD, कितने सारे सर हम लोग ने पढ़े थे। अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स आपको इनकम टैक्स में गवर्नमेंट देती है, उसका प्रॉपर ये लोग टैक्स प्लानिंग करते थे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टैक्स का चोरी करते थे, टैक्स इवेजन नहीं बोल रहा मैं, टैक्स प्लानिंग बोल रहा हूँ। अच्छी तरीके से टैक्स प्लानिंग करते थे, जिसकी वजह से इनकम टैक्स में प्रॉफिट बहुत कम आता था, पर ये बुक प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट आता था, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस वगैरह बहुत मस्त चल रहा था, मार्केट में वैल्यूएशन काफी अच्छी है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, पर गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। तो भाई गवर्नमेंट बोले ये लोग ने क्या करके रखा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ करके रखी है ना। तो गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लेके आया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका ये जो एजीएम वाला प्रॉफिट है ना, ये जो एजीएम वाला प्रॉफिट, हमको इसके ऊपर अब टैक्स चाहिए। ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इनकम टैक्स में अलग अलग बेनिफिट गवर्नमेंट ने खुद नहीं दिए ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये टैक्स ले लो तुम, और जो तुम्हारा एजीएम वाला जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो ले लो, और इसका मल्टीप्लाई बाय करो तो 15%। पहले 18.5% वगैरह होता था, अभी के लिए अभी अपन इतना समझते हैं 15%। मतलब ये जो प्रॉफिट है इसका कुछ परसेंटेज, मिनिमम इतना टैक्स तो हमें चाहिए ही। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसका जो प्रॉफिट है उसका मिनिमम इतना परसेंट प्रॉफिट तो हमको क्या चाहिए, एज अ टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया, जो आप नॉर्मल टैक्स भरते हो वो ले लो, अगर वो कम है तो हमें क्या कर दो, ये जो प्रॉफिट है इसका 15% क्या कर दो, एज अ टैक्स हमें कंपेंसेट कर दो, हम खुशी खुशी आपकी बात मान लेंगे कि भाई हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा ये सर, थोड़ा समझा। तो अभी मैं आपको लेके आना चाहूंगा ये अपने नोट्स के ऊपर। मैं अच्छे से, अभी कुछ मत करो, सिर्फ सुनो आराम से बैठ के, फिर आपको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। मैं आपको टाइम दूंगा पॉज करके लिखने का, अगर आपका कोई सिलेबस है। ये नोट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे, ये मेरी जुबान है, आप बाद में थैंक्स बोलोगे एग्जाम के बाद। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर होगा, तो वो सेक्शन 115 जेबी बोलता है। और 115 जेबी का पहला सबसेक्शन जो है वो क्या बात करता है, इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या, डोमेस्टिक कंपनी भी हो गया, फॉरेन कंपनी भी हो गया, दोनों कंपनी। इफ इनकम टैक्स पेड इज लेस देन 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट क्या होता है सर, बुक प्रॉफिट का ही पूरा मारा मारी ये चैप्टर में। बुक प्रॉफिट निकालना आ गया तो ये चैप्टर अपने को आ गया, बुक प्रॉफिट नहीं आया तो ये चैप्टर अपने को नहीं आया, सिंपल सा बात है। जिसको बुक प्रॉफिट निकालना आता है वही गेम है पूरे ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का। हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, आपको सब कुछ मैं समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि आपका पूरा हर तरीके से बोलते हैं ना ओवरऑल विकास हो जाए, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में कोई भी कंपनी हो, अगर आपने जो इनकम टैक्स पे किया है वो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से कम पे किया है। एग्जांपल लेते हैं, ऊपर एग्जांपल भी आपके लिए लिखे हैं, ये देखो। पहले केस में आपका बुक प्रॉफिट कितना है, 10 लाख रुपए है। नॉर्मल टैक्स कितना आपने पे किया, 1.2 लाख पे किया। 10 लाख का 15% कितना होता है, 1.50 लाख होता है। मतलब आपने क्या किया, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से कम टैक्स पे किया है, करेक्ट है। तो आगे ये सेक्शन कुछ आपको बोलना चाहता है, देन सच बुक प्रॉफिट, जो आपका बुक प्रॉफिट था अपने एग्जांपल में 10 लाख, वो क्या मान लिया जाएगा, डीम टोटल इनकम। मतलब ये आपका भले ही टोटल इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से अलग है, जो आप पाई हेड क्लबिंग सेट ऑफ वगैरह कर करा के डिडक्शन वगैरह रिड्यूस करके निकालते हो, वो अलग है। पर हम लोग क्या मान लेंगे, जो आपका बुक प्रॉफिट है वो ही आपका टोटल इनकम है, और उसके ऊपर आप टैक्स भरो, कितने रेट पे, 15% के रेट पे टैक्स भरो। सरचार्ज अगर लगेगा तो दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सरचार्ज का क्राइटेरिया क्या है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो इनकम अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ है तो 7% सरचार्ज लगता है, और इनकम 10 करोड़ के ऊपर है तो 12% सरचार्ज लगता है। फॉरेन कंपनी के केस में अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2% सरचार्ज लगता है, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 5% लगता है, ठीक है। और आप क्या करो, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा 4% ऐड करना ही है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, करेक्ट है।
तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो, वापस एक बार बताता हूँ। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई एक 115 जेबी 1 करके हम एक सेक्शन लाए हैं 115 जेबी, उसका पहला पॉइंट बता रहे हैं कि आपने अगर बुक प्रॉफिट के 15% से कम टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराया है तो आप एक काम करो कि जो बुक प्रॉफिट है उसको ही टोटल इनकम मान दो और उसके ऊपर 15% टैक्स दे दो गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा तो लगा दो, नहीं लगेगा तो मत लगाओ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 4% लगाना ही है। तो इस लाइन से 115 JB1 से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, तो वो हम लोग कुछ केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस क्या है, आपका बुक प्रॉफिट 10 लाख है, नॉर्मल टैक्स आपने 1.20 लाख पे किया, मतलब कितना 12% टैक्स पे किया। पे कितना करना था, बुक प्रॉफिट का मिनिमम 15% तो करना था, तो 15% कितना होता है 1.5, तो फाइनल टैक्स कितना आएगा 1.50 लाख आएगा। इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा क्या सर, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा है। सेस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 4% सेस लगा देंगे। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या बोलता है, आपका इनकम बुक प्रॉफिट 10 लाख, नॉर्मल टैक्स पे करना चाहिए था कितना, 3 लाख रुपए इसने पे किया, मतलब 30% पे कर दिया। मैट के हिसाब से कितना 15%, तो ये तो वैसे भी आपने ज्यादा पे कर दिया, तो मैट का प्रोविजन लगेगा नहीं, मतलब एक बार या तो आपका नॉर्मल प्रोविजन लगेगा या फिर आपका मैट का प्रोविजन लगेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह से गवर्नमेंट टैक्स बटोर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का पर्पस मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तुम गवर्नमेंट को मत बनाओ, सबके साथ पैसा बांट रहे हो तो गवर्नमेंट के साथ भी बांटो, ठीक है। तो ये केस में 3 लाख टैक्स भर दो, सरचा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो। केस 3 देखते हैं, आपका इनकम कितना है 5 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल लो डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है। आपका सर्च बुक प्रॉफिट कितना है 5 करोड़, आपने टैक्स कितना भरा 48 लाख रुपीज टैक्स भरा, ठीक है। पर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना होता है सर, 75 लाख होता है। तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा 75 लाख। सरचार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कितना लगेगा 7% लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम है और डोमेस्टिक कंपनी है, तो 7% सरचार्ज लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। केस 4 की बात करते हैं, आपका बुक प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए, आपने टैक्स भरा है 95 लाख, नॉर्मल टैक्स कितना 95 लाख भरा है, बुक प्रॉफिट का 15% कितना होता है सर 75 लाख रुपीज होता है। तो आपको कितना टैक्स भरना है 95 लाख भरना है, इसके ऊपर से 7% सरचार्ज आ जाएगा, 4% सेस आ जाएगा। इज इट ओके सर? कुछ कुछ चीजें समझी जो मैंने बताई। हाँ, अभी तक मैंने तो सिर्फ 115 जेबी एक पॉइंट बताया सर, मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, तो जितना बताया उतना समझाना बस। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 115 जेबी 2। 115 जेबी 2 क्या बोलता है कि सर बुक प्रॉफिट के लिए प्रोसेस क्या है। आपने बोला बुक प्रॉफिट की तरफ हमें जाना है, बुक प्रॉफिट का 15% निकालना है, तो बुक प्रॉफिट का मतलब आप बाद में समझाओगे, ठीक है। पर बुक प्रॉफिट पे जाने की प्रोसेस क्या है, तो मैं बताता हूँ बुक प्रॉफिट पे जाने की प्रोसेस क्या है। आपको ये जो पीएनएल अकाउंट होता है ना, अभी ऐसे नहीं बनता, पहले टी फॉर्मेट में बनता था, तो ये क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो इससे आपको क्या करनी है, शुरुआत करनी है, ये प्रॉफिट को लेना है और इससे शुरुआत करनी है। तो सर ये प्रॉफिट कुछ तो मैकेनिज्म के थ्रू आना चाहिए ना, मतलब मैंने क्या एक पीएनएल बना दिया कोई कंपनी का बैठ के, मैं समझो कोई सीए वगैरह नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही बना दिया, क्या उसका प्रॉफिट ले लेंगे मैट के लिए? नहीं लेंगे ना। कुछ तो भाई कहाँ का पीएनएल लेना है, क्या लेना है, कुछ तो बताओ। तो उसके लिए सेक्शन 115 जेबी 2 बात करता है। 115 जेबी 2 का ए पार्ट क्या बोलता है सर, 115 जेबी 2 का ए पार्ट, मतलब 115 जेबी सब सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोलता है, एवरी कंपनी शाल प्रिपेयर पीएनएल एज पर शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हर एक कंपनी को जो आप ये पीएनएल बना रहे हो वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है। आपको पता है, आप अकाउंट्स वगैरह में वो बनाते रहते हो, तो आपको आइडिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बात करें सर, ऐसी कोई कंपनीज हो सकती है ना जिनको कंपनीज एक्ट लागू ही नहीं होता, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई, इनका अपना कानून है भाई, ये अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। इनके भी इंश्योरेंस कंपनी भी है तो कंपनी, बैंकिंग कंपनी भी है तो कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी है तो कंपनी। तो क्या उनके ऊपर मैट लगेगा, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ऑफ जो अकाउंट्स है वो तो इनके एक्ट के हिसाब से अलग बनता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से थोड़ी बनता है। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई धीरज रखो, अभी तक 115 जेबी 2A मेंशन किया है, अभी हम लोग बी को भी मेंशन करते हैं। बी क्या बोलता है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या कोई ऐसी दूसरी कंपनी है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अपने कानून के हिसाब से बनता है, उसके अपने कानून के हिसाब से बनता है, तो आप पीएनएल कौन सा लेके आओ, आप अब ये वाला प्रॉफिट कहाँ से लेके आओ, वो जो एक्ट का आपने पीएनएल बनाया ना, वहां से आप ये वाला प्रॉफिट लेके आ जाओ, हमें चलेगा। अभी तक हम लोग सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट होंगे तो आप कहाँ तक पहुंचोगे, बुक प्रॉफिट पे पहुंचोगे, करेक्ट है। अभी हम लोग नेट प्रॉफिट पे समझ रहे हैं कि ये कहाँ से आएगा। फिर सी पार्ट 115 जेबी 2A हो गया,
बी हो गया। सी क्या बोलता है, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब तुम ये अकाउंट बना रहे हो तो तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है कि नहीं किया है वो तुम्हें देखना है। दूसरा, तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है कि नहीं वो देखना है। और थर्ड, तुमने डेप्रिसिएशन का मेथड और डेप्रिसिएशन का रेट सही सही लिया है कि नहीं लिया है, ये तुम्हें क्या करना है, कंसीडर करना है दैट टाइम ऑफ मेकिंग एनुअल अकाउंट। जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बना रहे हो, तभी तुम्हें क्या तीन चीजें, एपी, एएस और डेप्रिसिएशन। एपी यानी अकाउंटिंग पॉलिसी, एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और डेप्रिसिएशन आपको क्या रखना है, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है वाइल मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को समझा कुछ चीजें। यस सर, अभी मैं आपको मॉड्यूल में लेके आता हूँ और कुछ चीजें अपन क्या करते, तो रीड करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। मैट का एप्लीकेबिलिटी कैसे है? एज पर सेक्शन 115 JB1, in case of companies, if income tax payable under total income computed under income tax act is less than 15% of book profit, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा, अगर 15% से कम है तो such book profit shall be deemed to be total income of assessee and tax payable by assessee on such total income shall be amount of income tax at the rate 15% plus surcharge if applicable, और फर्दर सेस भी लगेगा। मतलब यहाँ पे यही लाइन बोला हुआ है, थोड़ा सा बड़े मतलब पूरा भर भर के बार बार चार चीजें रिपीट करके बोला गया है, पर यही लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला पॉइंट क्या बोला हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले 115 JB2A क्या बोलता है, हर एक कंपनी अदर देन कंपनी रेफर्ड इन दिस पार्ट, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा एज पर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनी से। ठीक है। सेकंड में क्या बोलता है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या कोई ऐसी कंपनी है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अपने कानून के अंदर बनता है, तो वो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विथ देयर प्रोविजन ऑफ एक्ट गवर्निंग सच कंपनी। ठीक है। फिर सी पार्ट क्या बोलता है, दिस द सेक्शन आल्सो स्पेसिफाइज दैट प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 तो होगा, फर्दर जब आप अकाउंट्स बनाओगे तब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मेथड ऑफ रेट एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा पार्ट क्या बोलता है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में बनाया है वो अगर अलग है प्रीवियस ईयर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब प्रीवियस ईयर ऑफ इनकम टैक्स का है अप्रैल से लेके और मार्च तक है। ठीक है। समझो कोई फॉरेन कंपनी है जिसका अकाउंट्स बनाने का तरीका क्या है, जैन से लेकर दिसंबर तक है, कैलेंडर ईयर, ऐसा हो सकता है। अगर आपने जो फाइनेंशियल ईयर बनाया है वो फाइनेंशियल ईयर का वो डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ इनकम टैक्स, तो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और डेप्रिसिएशन वो होना चाहिए करेस्पॉन्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी। उस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, जो भी ये तीनों चीजें हैं उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपना बेसिक हो गया। अभी हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट के ऊपर। तो बुक प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आया वो मैंने आपको बता दिया, 115 JB2 में बताया हुआ है कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB के कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। याद करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं। कुछ चीजें क्या करनी है, ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। उससे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो ये सेक्शन 115 JB के हम लोग मैट कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका इनकम टैक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तभी आपको भूल जाना है कि इनकम टैक्स के पीजीबीपी के प्रोविजन कुछ है। इनकम टैक्स से लेना देना नहीं है मतलब है इनकम टैक्स का पार्ट, वैसा नहीं है। जो हम लोग पीजीबीपी में एड लेस करते हैं ना, जो पीजीबीपी में हम लोग कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं, वो अपने को क्या करना है, वो याद नहीं करना। वो याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसका अलग मैकेनिज्म है जो कि बुक प्रॉफिट बेसिस पे वर्क करता है। अगर इनकम टैक्स के ही प्रोविजन लेने थे पीजीबीपी के, तो ये कंसेप्ट बनाने की जरूरत ही क्या थी, वो तो पहले से पढ़े थे ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ लोग कर रहे थे, इसकी वजह से ये प्रॉफिट, ये कंसेप्ट आपने लेके आए। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB में क्या बोला हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। ठीक है सर। स्टेप 3 में क्या बोला है, स्टेप 3 में बोला हुआ है कि सिर्फ वो वाली कंपनीज, कौन सी कंपनी, जिन्होंने इंड एस लिया है, जिनके लिए इंड एस मैंडेटरी है। इंड एस का मतलब क्या होता है, न्यू, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, फिर वर्ल्ड में आईएफआरएस चल रहा था, तो इंडिया को भी आईएफआरएस लाना ही था, पर इंडिया को एज इट इज आईएफआरएस अडॉप्ट नहीं करना था, तो उन्होंने क्या किया, आईएफआरएस को कन्वर्ट किया
इनटू इंड एएस, अपना खुद का नाम दिया इंडिया का एएस। तो इंड एएस क्या है, एक तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है न्यू वाली, जिसमें फेयर वैल्यू बेस्ड क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, आगे देखेंगे। तो सिर्फ वो वाली कंपनी जिनको इंड एएस एप्लीकेबल होता है, तो ये केस में इंड एएस के केस में आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, करेक्ट है। तो उसका कुछ इनकम टैक्स में भी तो इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बुक प्रॉफिट के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। तो इंड एएस के केस में भी कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी। क्या ऐड होगा क्या लेस होगा देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा बुक प्रॉफिट, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेना है जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर ये एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी के कुछ ऐड लेस करने हैं, जो आपको करने पड़ेंगे, सिखाऊंगा मैं। और कुछ आपको एडजस्टमेंट इंड एएस वाली कंपनी, वो बोलेगा कि ये कंपनी इंड एएस कंप्लाइंट है, तो वो केस में कुछ आपको अलग से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो ऐड लेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा। उसके ऊपर 15% लगा दो, वो मैट है, उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह लगाना है, आप लगा सकते हो। तो सर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी में लगभग 25 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। मतलब 25 पॉइंट में से कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, 25 के आसपास है, ठीक है। मेरे ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखो, मैं आपको सब चीजें याद कराऊंगा। देखो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ऐसा बोला हुआ है कि कुछ चीजें अगर जो आपने डेबिट की थी पीएनएल में, वो आपको एड बैक करनी है, और कुछ चीजें क्रेडिट की थी वो आपको क्या करनी है, लेस करनी है। क्रेडिट आप क्या करते हो, इनकम करते हो, तो कुछ ऐसी इनकम बताई गई है जो आपको क्या कर देनी है, रिड्यूस कर देनी है फ्रॉम पीएनएल। और कुछ ऐसे एक्सपेंस बताए हुए, पीएनएल में डेबिट आप एक्सपेंस करते हो, प्रोविजंस करते हो, जो आपको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कुछ आपका इनकम है जो आपको रिड्यूस करना है, और कुछ प्रॉफिट है जो आपको, कुछ एक्सपेंस है जो आपको एड बैक करने हैं, जो आपको एड बैक करने हैं, जो आपको एड बैक करना है। फॉलोइंग इनकम, कुछ ऐसी इनकम है जो इंक्लूड की है पीएनएल में, शाल बी रिड्यूस, और उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेंस है तो वो आपको क्या कर देना है, एड बैक कर देना है। यहाँ पे कुछ ये इनकम है, और भी आगे पॉइंट है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, और 5 उसके रिलेटेड एक्सपेंस, तो 25 में से 10 पॉइंट आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आपने जो पीएनएल बनाया है, ये आपका पीएनएल है, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने कोई इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम डाल दिया था, जो कि सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया, जैसे पीपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम की लिस्ट हम लोग ने चैप्टर 3 में देखी थी, करेक्ट है। तो अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड में कोई एग्जेम्प्ट इनकम डाली है, तो उसको क्या करो, आप रिड्यूस कर दो। एग्जेम्प्ट इनकम आपके बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, मैट भी नहीं लेंगे। और उसके रिलेटेड वो इनकम अर्न करने के लिए कोई खर्चा आपने पीएनएल के डेबिट में किया है, तो उसको क्या करो, ऐड बैक कर दो। रिड्यूस करने से क्या होगा, जो आपका बुक प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ऐड बैक करने से क्या होगा, जो आपका बुक प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट इनकम अगर कोई है तो उसको क्या करो, आप रिड्यूस कर दो। उसके रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसको क्या करो, ऐड बैक कर दो। फिर अगर कोई एसएससी है जिसका एओपी या बीओआई में कोई शेयर है और उसकी वजह से प्रॉफिट आता है, ये कंपनी है जो एओपी या बीओआई में तो हो नहीं पाएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या है, कोई मेंबर है, और इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है फ्रॉम एओपी, वो उसने क्या डाला है, यहाँ पे इनकम में डाला है, तो वो क्या करो, आप रिड्यूस कर दो, क्योंकि ये इनकम में नहीं होना चाहिए, हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो एओपी बीओआई के कंसेप्ट में ऑलरेडी टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो एओपी बीओआई में आप क्या हो, एज अ मेंबर हो, आपको कोई शेयर मिल रहा है, आपने यहाँ पे इनकम डाला था, आप क्या करो, रिड्यूस कर दो। और ये इनकम अर्न करने के लिए कोई खर्चे किए थे तो वो आप क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर आपको इनकम होती है सेक्शन 115 बीबीएफ की वजह से, बीबीएफ क्या बोलता है, अगर आपको पेटेंट की वजह से कोई इनकम होती है, पेटेंट का पूरा सेक्शन है सेक्शन 115 बीबीएफ, तो वो इनकम अगर आपने यहाँ पे डाल दी, तो उसको क्या कर दो, आप यहाँ से रिड्यूस कर दो, और उसको अर्न करने के लिए कोई खर्चे आपने किए हैं तो उसको ऐड बैक कर दो। चौथा पॉइंट बात करता है डिफर्ड टैक्स के बारे में। अगर आपने कंप्यूटेशन किया है तो डेप्रिसिएशन वगैरह के इफेक्ट की वजह से कुछ प्रोविजन कंपनीज एक्ट में अलग होते हैं, कुछ प्रोविजन इनकम टैक्स में अलग होते हैं, तो इनको नेट ऑफ करने के लिए एक डिफर्ड टैक्स करके कंसेप्ट आता है, जिसको या तो कभी कभी वो एक्सपेंस साइड में भी रहेगा, कभी कभी वो इनकम साइड में भी रहेगा, कभी कभी वो असेट साइड में भी रहेगा, कभी कभी लायबिलिटी साइड में भी रहेगा। मतलब उसका एंट्री कैसा होगा, अगर डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस है तो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपने डेबिट इफेक्ट दे दिया, तो उसका क्रेडिट इफेक्ट क्या लायबिलिटी में देना पड़ेगा। और अगर आपने इनकम इफेक्ट दे रहे हो तो इनकम क्रेडिट होगा, डिफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट होगा, तो एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ये अभी मैं अकाउंटिंग सिखाने नहीं बैठा हूँ, अगर आपका कोई डिफर्ड टैक्स है
वो आपने एज ए इनकम डाला था तो उसको क्या करो, रिड्यूस कर दो। और अगर आपने कोई डिफर्ड टैक्स एज ए एक्सपेंस डाला था तो उसको क्या करो, ऐड बैक कर दो। मतलब डिफर्ड टैक्स के ऊपर हम आपका कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते। 115 बीबीए 115 बीबीएफ के ऊपर बहुत सारी कंडीशन होती है, वो एग्जम्प्ट इनकम होती है, तो उसके ऊपर भी हम आपका कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते। एओपी बीओआई के शेयर के ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेना चाहते। एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेना चाहते। पांचवा पॉइंट, अगर आप कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो रिजर्व में से, क्या कर रहे हो, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो रिजर्व में से, तो आप क्या करो, रिड्यूस कर दो। मतलब कोई रिजर्व है, कोई भी तरीके की रिजर्व है, कोई भी तरीके की रिजर्व हो सकती है, कैपिटल रिजर्व से वगैरह, वहां से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो और यहाँ पे इनकम में डाल रहे हो, तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेना चाहते। सेम अपोजिट, आपने यहाँ से कोई पैसा, मतलब अपने कंपनी अकाउंट से पैसा कहाँ पे डाल दिया, रिजर्व में डाल दिया, तो उसको क्या करो, ऐड बैक कर दो। समझो कोई रिजर्व में 5 करोड़ रुपया पड़ा है, उससे 2 करोड़ रुपया आपने पीएनएल के क्रेडिट में ले लिया, तो ये केस में जो ये इनकम है इसके ऊपर हम आपको टैक्स नहीं लेना चाहते, इसको रिड्यूस कर दो। और कोई ऐसा अमाउंट है जिसके ऊपर आपने यहाँ पे रिजर्व पड़ी थी, उसमें पैसा कम पड़ रहा था, तो आपने प्रॉफिट में से वो पैसा वो ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, तो वो क्या करो, एड बैक कर दो, उसके ऊपर हम टैक्स लेना चाहते हैं बुक प्रॉफिट के ऊपर। तो 10 पॉइंट अपने हो गए। सबसे पहले एग्जम्प्ट इनकम, उसके रिलेटेड खर्चे। दूसरा, असेसी का शेयर इन एओपी बीओआई, उसके खर्चे। 115 बीबीएफ का इनकम, उसके रिलेटेड खर्चे। डिफर्ड टैक्स एड लेस, मतलब अगर इनकम है तो आप लेस कर दो, डिफर्ड टैक्स अगर एक्सपेंस है तो ऐड कर दो। अगर आप कोई विड्रॉ कर रहे हो रिजर्व में से अमाउंट, पीएनएल में डाल रहे हो तो उसको लेस कर दो, और पीएनएल में से कोई पैसा रिजर्व में लेके जा रहे हो तो उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। इतना सिंपल है सर, इतना सिंपल है। 10 पॉइंट अपने हो चुके हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी एडेड इफ डेबिटेड टू पीएनएल। ये पीएनएल में अगर ये वाले पॉइंट अगर आपने ऐड किए हैं, मतलब पीएनएल के डेबिट में डाले हैं, तो ये हमेशा 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 आपको बिना आंखें देखे, बिना देखे क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है सबसे पहले। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एग्जेम्प्ट इनकम कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन 10 में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक चीज हमेशा घुमाने की कोशिश करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में वो पूछता है कि 10 AA का कोई इनकम पीएनएल के क्रेडिट में डाला है, 10 AA का डिडक्शन लिया, 10 AA का, 10 का नहीं, 10 AA का, तो ये क्या रिड्यूस होगा, नहीं होगा, सिर्फ 10 रिड्यूस होगा, 10 AA रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज 10 AA एक डिफरेंट सेक्शन है और सेक्शन 10 एक डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी एडेड इफ डेबिट टू पीएनएल। ये जो है ये हमेशा आपको ऐड करने हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या करना है आपको, अगर पीएनएल के डेबिट में आपने डाला है तो हमेशा बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स का जो नॉर्मल टैक्स कंपोनेंट प्लस उसके ऊपर का सरचार्ज प्लस उसके ऊपर का सेस। टैक्स तो टैक्स है, सरचार्ज और सेस भी क्या होता है, टैक्स का कंपोनेंट ही होता है। प्लस इनकम टैक्स का जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा, पर पेनल्टी ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, सरचार्ज और सेस क्या करना है आपको, ऐड करना है। देखो सरचार्ज और सेस तो टैक्स का ही पार्ट होता है, ये अलग नहीं होता, पर जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ये टैक्स का पार्ट नहीं होता, फिर भी आपको ऐड करना है, पर पेनल्टी ऐड नहीं करना। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड। डिविडेंड की बात करें, कोई कंपनी ने अगर किसी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है और आपने यहाँ पे पीएनएल के डेबिट में उसको ऐसा खर्चा बुक किया है, तो आपको हमेशा क्या करना है, एड बैक करना है। हम नहीं मानते डिविडेंड आपका खर्चा है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सेम वे इनकम टैक्स हम नहीं मानते आपका खर्चा, ये तो आपका इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन के लिए यही चल रहा है ना, तो ये आपका एड बैक कर दो। थर्ड पॉइंट, प्रोविजंस। अगर ये वाले कोई प्रोविजन आप कर रहे हो तो आप क्या यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये ऐसे कोई प्रोविजन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, प्रोविजन को भी क्या कर देना है, एड बैक कर देना है। हम ये नहीं मानते, आप बोल रहे हो कि हमने हो सकता है वो अपना लॉस, ऐसा नहीं, जो एक्चुअल हो गया है उसके ऊपर बात करो। तो अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी के लॉस का कोई प्रोविजन आपने किया है एज अ पीएनएल के डेबिट में, तो आप क्या करो, ऐड कर दो। आपकी वैल्यू, असेट की वैल्यू डिमिनिश हो रही है, मतलब कोई कम हो रही है, उसके रिलेटेड आपने कोई प्रोविजन किया है तो आप क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। या कोई नॉर्मल प्रोविजन किए हुए हैं तो वो भी आप क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, ठीक है। यहाँ पे अपन ने तीन, मतलब ये 3 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट, 5 पॉइंट और देख लिए। ऊपर 10 पॉइंट देखे थे, यहाँ पे 5 और देख लिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, कोई इनकम टैक्स जिसमें सरचार्ज सेस आएगा प्लस उसका इंटरेस्ट अगर आपने पीएनएल के डेबिट में डाला है तो उसको ऐड कर दो। कोई डिविडेंड आपने पीएनएल के डेबिट में डाला है, ऐड कर दो। कोई प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन, सबसे पहले कोई सब्सिडरी कंपनी के लॉस के रिलेटेड प्रोविजन, एसेट की वैल्यू के डिमिनिशन के रिलेटेड प्रोविजन है, कोई नॉर्मल सा प्रोविजन है, उसको क्या करो, आपको क्या कर देना, ऐड कर देना।
तो 15 पॉइंट क्लियर है सर, 15 पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले एग्जेम्प्ट इनकम, एओपी बीओआई का शेयर, 115 बीबीएफ का इनकम, डिफर्ड टैक्स और अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व। इनकम है तो लेस करो, पीएनएल के क्रेडिट में डाला है तो लेस करो, इसके रिलेटेड खर्चे डेबिट में डाले हैं तो ऐड करो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अगर कोई इनकम टैक्स, वापस मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे पेनल्टी नहीं करना है, पेनल्टी ऐड बैक नहीं करना है, डिविडेंड और प्रोविजन 3 तरीके के आपको क्या कर देने ऐड कर देने। सर बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको सब याद करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 पॉइंट हो। तो अभी आते हैं स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के केस में आपको क्या करना है पता है, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले जो आपके पीएनएल के डेबिट में आपने डेप्रिशिएशन का अमाउंट डाला हुआ है, ये पूरा पूरा ऐड बैक कर दो। ये जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट आपने डाला है ना, ये क्या करो, आप पूरा का पूरा क्या करो, ऐड बैक कर दो। इतना क्लियर है। पर इसमें से कुछ चीजें आपको लेस करनी है। देखो पूरा ऐड बैक करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका मैट क्या है, बुक प्रॉफिट के ऊपर लगता है, बुक प्रॉफिट में ये हम लोग ऐड कर रहे हैं तो भाई टैक्स अननेसेसरी बढ़ेगा। पर इसमें से जरूरी थोड़ी है यार ये डेप्रिशिएशन पूरा गलत है, डेप्रिशिएशन सही भी तो हो सकता है, करेक्ट है। तो इसमें से लेस कितना करना है पता है, लेस करना है वो वाला पोर्शन जो कि सही डेप्रिशिएशन। सर सही डेप्रिशिएशन है इसका मतलब क्या, गलत डेप्रिशिएशन कुछ होता है क्या? गलत डेप्रिशिएशन कुछ नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब ऐसा डेप्रिशिएशन जो रीवैल्यूड एसेट के ऊपर है, जो रीवैल्यूड एसेट के ऊपर है, उसको अपने को बेसिकली यहाँ पे ऐड करवाना है बुक प्रॉफिट के अंदर। तो उसके लिए हम लोग ने प्रोसेस क्या फुलफिल किया, सबसे पहले पूरा डेप्रिशिएशन हम लोग ने ऐड कर दिया, उसमें से लेस करेंगे, जो रीवैल्यूएड पार्ट को छोड़ के बचा हुआ जो डेप्रिशिएशन है ना वो लेस कर देंगे। सर थोड़ा सा ऐसा समझ तो रहा है पर उसका इम्प्लीकेशन नहीं समझाता हूँ। ये देखो एक कोई बिल्डिंग है जिसका वैल्यू है 100 करोड़ रुपीज, एक बिल्डिंग है जिसका वैल्यू है 100 करोड़ रुपीज, उसमें से 20 करोड़ का क्या किया हुआ है, रीवैल्यूएशन किया हुआ है, और 80 करोड़ उसका कॉस्ट, ठीक है। 80 करोड़ उसका जो वैल्यू था और 20 करोड़ क्या है उसका रीवैल्यूएट अमाउंट है। तो डेप्रिशिएशन आपने पीएनएल के डेबिट में कितना डाला रहेगा, 100 करोड़ का 10% रेट है तो 10 करोड़ आपने डाल दिया रहेगा। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं पता है, 10 करोड़ सबसे पहले पूरा आप ऐड कर दो, ये जो 10 करोड़ डेप्रिशिएशन जो पीएनएल में डाला है पूरा बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो। अभी इसमें से लेस होगा, कितना होगा, ये जो रीवैल्यूएशन वाला पार्ट है ना 20 करोड़, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन 2 करोड़ आएगा 10%, और ये 80 करोड़ पे 8 करोड़ आएगा। जो रीवैल्यूएशन पार्ट को छोड़ दो, बचा हुआ जो 8 करोड़ है ये आप क्या कर दो, लेस कर दो, तो नेट ऐड कितना होगा, 2 करोड़ ही ऐड होगा। सबसे पहले पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ऐड कर सर कर दिया, उसके बाद जो रीवैल्यूएशन वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दो। तो इतना आपका कंसेप्ट है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का। उसके बाद अगर समझो कोई रिजर्व है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसमें कोई अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो आपको क्या कर देना है, एड बैक कर देना है। रीवैल्यूएशन रिजर्व के अमाउंट कोई क्रेडिट पड़ा हुआ है, रीवैल्यूएशन रिजर्व एक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर कोई अमाउंट पड़ा हुआ है तो आपको क्या कर देना है, बुक प्रॉफिट में ऐड कर देना है। पर उसमें से भी लेस होगा, कितना लेस होगा, जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो रीवैल्यूएशन रिजर्व से, जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो रीवैल्यूएशन रिजर्व से वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पर मैक्सिमम कितना होगा, डेप्रिशिएशन जो था रीवैल्यूएशन रिजर्व के ऊपर, रीवैल्यूएड एसेट के ऊपर जितना डेप्रिशिएशन था मैक्सिमम उतना ही विड्रॉ होगा। सर इसका भी एग्जांपल दो। देखो समझो 100 करोड़ रुपीस आपका पड़ा हुआ है रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर अमाउंट स्टैंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऐड कर दो। इसमें से लेस होगा, कितना लेस होगा, जो आपने विड्रॉ किया है अमाउंट रीवैल्यूएशन रिजर्व में से। समझो सर मैंने विड्रॉ किया है 50 करोड़ रुपीज, तो 50 करोड़ लेस हो जाएगा, पर 50 करोड़ होगा बट टू द एक्सटेंट जितना रीवैल्यूड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन था उतना ही होगा। समझो डेप्रिसिएशन था सिर्फ 40 करोड़, तो आप रिड्यूस 40 करोड़ कर सकते हो। अगर डेप्रिसिएशन था 50 करोड़ तो रिवैल्यूएशन 50 करोड़ कर सकते हो। डेप्रिसिएशन था 60 करोड़ तो आप 50 करोड़ कर सकते हो। सर वापस एक बार बताओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व के क्रेडिट में जो भी अमाउंट पड़ा है वो आप क्या कर दो, एड बैक कर दो। कर दिया सर, उसमें से लेस होगा, कितना लेस होगा, जो आपने विड्रॉ किया, जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ किया अमाउंट, वो क्या कर दो, लेस कर दो। पर मैक्सिमम कितना लेस करना है सर, वो जो डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएड एसेट था मैक्सिमम आप उतना ही लेस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने, वापस रिवाइज करूंगा, डोंट वरी, मॉड्यूल से भी करूंगा। तो अभी तक समझा? यस। थर्ड पॉइंट के ऊपर आता है, ये अभी बस लास्ट चल रहा है, एकदम एंड में है हम लोग।
इसके बाद आपका वो जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इंड एएस वाला चालू होगा। वो इतना कुछ है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, इतना बड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा है। याद कराने की गारंटी मेरी मेरी है। अभी तक मैंने क्या करा, अभी तक मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट। देखो कुछ चीजें, ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें हमेशा ऐड होगी, कुछ चीजें हमेशा ऐड होगी। अगर आपकी, ऐसा समझो, रिवर्स समझो कि कुछ चीजें, कुछ इनकम आपकी हमेशा क्या होगी, लेस होगी। इन आपका ये पीएनएल है, इसमें कुछ इनकम दी हुई है वो हमेशा लेस होगी। पर कौन सी इनकम? फॉरेन कंपनी की कुछ इनकम, सिर्फ फॉरेन कंपनी की कुछ इनकम क्या होगी आपकी, लेस होगी। अगर वो इनकम आई है थ्रू इंटरेस्ट, थ्रू रॉयल्टी, थ्रू फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और थ्रू कैपिटल गेन्स, और वो इनकम के ऊपर टैक्स रेट है लेस देन 15%। सर ये क्या है? देखो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं आपके इनकम टैक्स में जिसमें अगर कोई नॉन रेजिडेंट, मतलब इंडिया से बाहर वाला या फॉरेन कंपनी आते हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरेस्ट मिलता है, कुछ शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते तो कैपिटल गेन आता है, कुछ इंडिया में टेक्निकल नो हाउ वगैरह लेके आते हैं तो उनको रॉयल्टी और टेक्निकल फीस मिलता है। करेक्ट है, यस। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई तुम आओ इंडिया में, तुम ये सब चीजें आओ, पैसे लेके आओ और ये इनकम कमाओ तुम, तो हम आपको टैक्स रेट बहुत कम कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट आपका 5% लेंगे बहुत सारे सेक्शन में, रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस 10% लेंगे, एलटीसीजी आपका पता है 10%, 112A वाला, फिर 11111 वाला 15%, ऐसे हम लोग कम टैक्स रेट लेंगे। करेक्ट है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी खुश होकर आ गए इंडिया में भाई कि अभी अपन बिजनेस करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा भाई, टैक्स रेट नहीं लगने वाला है। जैसे ही इंडिया में बिजनेस करने आए, इंटरेस्ट का इनकम कमाया, टैक्स लगा 5%, भाई टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को 5%। अभी कल को उठ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आता है, बोलता है भाई ये तो 5% आपने कौन सा भरा, नॉर्मल वाला भरा, पर मैट के प्रोविजन कौन कंप्लाई करेगा? सर मैट के प्रोविजन में आपको 15% टैक्स भरना है। तो वो बोलेगा ये तो यार गलत किया ना हमारे साथ, हमको धोखा दिया। पहले तुमने बोला 5%, हर जगह बैनर लगा के है मोदी जी जाके कि 5% टैक्स, 5% टैक्स, 5% टैक्स, तो हम आ गए। आए अभी तुम बोलते हो 15% टैक्स, तो ये नहीं चलेगा। तो वो टाइम पे बेसिकली अरुण जेटली जी फिनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उन्होंने फिर यहाँ पे अमेंडमेंट लेके आया। उन्होंने क्या बोला, कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है, मैट सिर्फ कंपनी के रिलेटेड लगता है, तो फॉरेन कंपनी है जिसकी इनकम इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या कैपिटल गेन के थ्रू हो रही है, और उसका जो इनकम टैक्स का रेट है वो लेस देन 15% है, इनकम टैक्स का रेट वो इनकम का 15% से कम है, तो वो इनकम हम आपको क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट में से लेस कर दो, उसके ऊपर मैट नहीं लगाएंगे, जो माफ किया, और उसके रिलेटेड कोई खर्चा आपने पीएनएल के डेबिट में डाला है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। सिंपल है, यस सर, सिंपल है। अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसका ये 4 तरीके से इनकम है और उसके ऊपर टैक्स रेट 15% से कम है, तो आप सिंपल सा काम कर दो भाई, कुछ काम मत करो, आप उसमें से इनकम को कंसिडर ही मत करो, बुक प्रॉफिट में से लेस कर दो, और अब उसके रिलेटेड कोई खर्चा है तो ऐड कर दो। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो कि प्रोबेबली अपना सेकेंड लास्ट पॉइंट होने वाला है, जो क्या बोलता है, आपको अगर आपने पीएनएल में कुछ नोशनल लॉस डेबिट किए हुए हैं या फिर कुछ नोशनल गेन क्रेडिट किए हुए हैं, तो लॉस को आपको डेबिट करना है और गेन को क्रेडिट करना है। क्रेडिट का मतलब लेस है, क्रेडिट किया हुआ तो लेस करना है, डेबिट किया हुआ तो ऐड करना है। सर नोशनल लेस लॉस ये सब क्या है? एक कंसेप्ट होता है आपका, सीए फाइनल में आता है, एग्जीक्यूटिव वालों को नहीं है, इंटरव्यू कोई लेवल पे नहीं है, बिजनेस ट्रस्ट करके एक कंसेप्ट होता है। कभी फुर्सत में समझाऊंगा, अभी बिजनेस ट्रस्ट समझाने की मेरी कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है इन द सेंस टाइम बहुत खींच जाएगा, अभी मुझे वो चीज पे नहीं जाना। बिजनेस ट्रस्ट जो है ना, वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक आदमी स्पॉन्सर होता है। कौन होता है स्पॉन्सर? होता है वो बिजनेस ट्रस्ट के शेयर क्या करता है, लेता है, और एसपीवी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है उसके शेयर देता है। मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन चलता है बिजनेस ट्रस्ट और एसपीवी के शेयर के रिलेटेड। ठीक, ये केस में ये लेने देने में अगर कोई कैरिंग अमाउंट जो है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर ऑफ एसपीवी टू बिजनेस ट्रस्ट, अगर कोई एसपीवी ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट, कौन सा एसपीवी का, किसको हो रहा है, बिजनेस ट्रस्ट को हो रहा है, या फिर उसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज आ रहा है, या फिर उसका ट्रांसफर कर रहे हो जिसकी वजह से आपको नोशनल लॉस आ रहा है। एक्चुअल लॉस तो जब बाद में कैलकुलेट करेंगे तब की बात है, कोई नोशनल लॉस आ रहा है तो वो आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, उसके ऊपर अभी हमें नहीं लेना टैक्स। और सेम ये 3 चीजों की वजह से अगर कोई नोशनल गेन आ रहा है जो आपने क्रेडिट किया है, तो उसको क्या कर दो, आप लेस कर दो, अभी हमें टैक्स नहीं लेना। पर जब आपका एक्चुअल गेन आएगा, एक्चुअल गेन आएगा तो उसको ऐड कर देना, और एक्चुअल लॉस जो आएगा उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना। नोशनल लॉस को ऐड करना है, नोशनल गेन को लेस करना है, एक्चुअल गेन को ऐड करना है, एक्चुअल लॉस को लेस करना है।
तो ये मैंने क्या बोला, अपना प्रोबेबली सेकंड लास्ट पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट में क्या बोला है कि आपका ये लेस होगा अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों में से लोअर अमाउंट है ना, वो क्या हो जाएगा, आपके बुक प्रॉफिट में से रिड्यूस हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का मतलब क्या है, जो आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस है, पिछले सालों से लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होते होते आता है ना, वो अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आपका आ रहा है या कोई आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनयूटिलाइज्ड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, तो दोनों में से जो लोअर अमाउंट है, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो हम आपको क्या कर देंगे, एज अ रिडक्शन अलाउड कर देंगे, बुक प्रॉफिट में से रिड्यूस कर दो, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो कर दो। समझो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 50 लाख है और ये आपका है 80 लाख, तो कितना अलाउड हो जाएगा, 50 लाख रिड्यूस हो जाएगा। ये 80 लाख है, ये 50 लाख है, तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, ये 50 लाख रिड्यूस हो जाएगा। ये 40 लाख है, ये 40 लाख है, तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा। पर ये दो कंडीशन में, ये जो नेक्स्ट दो कंडीशन दी हुई है ना, उसमें आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों आपको रिड्यूस करने मिलेगा। मतलब दोनों का टोटल, ये केस में 1 करोड़ नहीं, कितना 1 करोड़ 30 लाख रिड्यूस करने मिलेगा, ये केस में भी 1 करोड़ 30 लाख रिड्यूस करने मिलेगा, ये केस में 80 लाख रिड्यूस करने मिलेगा। पहले क्या बोला, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है हम आपको क्या करने देंगे, रिड्यूस करने दे देंगे, पहले ये बोला। बाद में क्या बोला, ये दो सिचुएशन पढ़ते हैं आगे, अगर ये दो सिचुएशन अराइज होती है तो हम आपको दोनों का टोटल रिड्यूस करने दे देंगे, दोनों का टोटल लेस करने दे देंगे। पहला सिचुएशन क्या है, अगर कोई ऐसी कंपनी है, कोई कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर CRC कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पैनल जो है वो उसका एप्लीकेशन एडमिट हो चुका है अंडर IBC क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, उसमें कोई CIRP जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग के रिलेटेड कोई एप्लीकेशन फाइल हो चुका है, मतलब आपकी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग अभी होने वाला है, आपने बैंक के पैसे खाए, अपने क्रेडिटर्स के पैसे खाए, अभी आपका बैंक का क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, आपके बैंक का नहीं, बैंक वाले आपके कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अंडर IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो वो केस में आपका दोनों ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों का टोटल रिड्यूस करने देंगे। और दूसरा पॉइंट, कंपनी इट्स सब्सिडरी, कोई कंपनी है या उसकी सब्सिडरी कंपनी है या उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी है, जहां पे ट्रिब्यूनल ने ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया है अंडर सेक्शन 241, किसको, ट्रिब्यूनल को, मतलब NCLT हो गया अपना कंपनीज लॉ का ट्रिब्यूनल, उसको एप्लीकेशन दिया है कि आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड करना है अंडर सेक्शन 241। सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करप्ट हो जाता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। ये कौन बोलेगा, सेक्शन 241 में बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल ने क्या किया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया और न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं अंडर सेक्शन 242 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो नॉमिनेट किए थे किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकाल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाए हैं अंडर सेक्शन 241 एंड 242। तो ये केस में भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, दोनों में से कम अमाउंट रिड्यूस होगा, पर दो केस में। पहला केस क्या है, आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पैनल में कोई प्रोसीडिंग चालू हो गया, एप्लीकेशन फाइल हो चुका है, दोनों ऐड करके रिड्यूस करने मिल जाएगा। और दूसरे में अगर आपका एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है अंडर सेक्शन 241 कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड करना है और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लाना है, तो वो केस में आपको दोनों का रिडक्शन मिल जाएगा। और लास्ट और फाइनल पॉइंट जो है, अगर आपकी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसका कोई प्रॉफिट आपने PNL के क्रेडिट में डाला हुआ है, तो वो आप क्या करो, आपको क्या रिड्यूस करने मिल जाएगा। बेसिकली हम ये प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ जो है वो नेटवर्थ के बराबर उसके लॉस हो चुके हैं, या उसके लॉस जो है वो नेटवर्थ को भी एक्सीड कर चुके हैं, तो उसको सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बोला जाएगा। और उसका कोई प्रॉफिट है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, रिड्यूस करने दे देंगे। तो यहाँ तक आपके एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB के सब पॉइंट कवर होते हैं। ये पॉइंट आपको आता है ना, तो आप बुक प्रॉफिट, मतलब आपको मैट का 70% पोर्शन आ गया अभी, ठीक है। इसके बाद कुछ एक इंडेस वाला है और कुछ क्रेडिट वाला कंसेप्ट है, वो आपको समझना है। एक बार उससे पहले फटाफट रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्या करना है सर, PNL के क्रेडिट में कुछ इनकम दी है, उसको क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, और कुछ खर्चे हैं उसको क्या करना है, एड बैक करना है। सबसे पहले कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, कौन सी इनकम है सर, एग्जेम्प्ट इनकम है जो आपने PNL के क्रेडिट में डाली थी, उसको रिड्यूस कर दो। एग्जेम्प्ट मतलब सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती है, सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट होती है, सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट होती है। 11-12 में चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जेम्पशन मिलता है,
10 में आपका कौन सा एग्जाम्पशन मिलता है, बहुत सारे एग्जाम्पशन एग्रीकल्चर वगैरह मिलते हैं, पर 10AA यहाँ पे ये पूछेगा, 10AA सेक्शन 10 नहीं होता तो 10AA वगैरह का आपको नहीं करना, एड वगैरह लेस कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। उसके रिलेटेड कोई रिलेटेड एक्सपेंस है तो एड बैक कर दो। अगर कोई एसएससी का शेयर है, एओपी बीओआई का जो पीएनएल में क्रेडिट किया था उसको लेस कर दो, उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो ऐड कर दो। 115 बीबीएफ मैंने वो शायद ऊपर बोला था कि एग्जाम होता है, एग्जाम नहीं होता, इसके ऊपर 10% टैक्स रेट लगता है, 10% टैक्स रेट लगता है। तो 115 बीबीएफ का कोई इनकम है तो उसको लेस कर दो, उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो ऐड बैक कर दो। कोई डिफर्ड टैक्स इनकम साइड में है तो लेस कर दो, एक्सपेंस साइड में है तो ऐड कर दो। कोई रिजर्व है, कोई भी तरीके का रिजर्व है जिसका आपने क्या किया है, उसका अमाउंट उठा के पीएनएल के क्रेडिट में डाल दिया तो उसको लेस कर दो, और पीएनएल के डेबिट से आपने रिवैल्यू कोई रिजर्व में पैसा डाला है तो उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, फिर कुछ चीजें हमेशा ऐड कर दो। इनकम टैक्स मतलब उसका सरचार्ज प्लस उसका सेस तो रहेगा, प्लस उसका इंटरेस्ट भी हमेशा ऐड कर दो अगर पीएनएल के डेबिट में डाला है। कोई तरीके का डिविडेंड है तो पीएनएल के डेबिट में डाला है, ऐड कर दो। फिर कोई तरीके का प्रोविजन जैसे लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी का लॉस आपने बुक किया है उसको क्या करो, ऐड बैक करो, उसका प्रोविजन किया है। तो कोई वैल्यू, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, इसका आपने प्रोविजन किया है तो उसको ऐड बैक करो। और नॉर्मल प्रोविजन मतलब यहाँ पे कंटीजेंसी के रिलेटेड प्रोविजन होते हैं ना, कंटीजेंसी के रिलेटेड प्रोविजन, तो आपको क्या करना है, ऐड बैक कर देना। फिर बात करें आपका स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट ये वाले इंपॉर्टेंट है जिसमें से एग्जाम में ये चीजें ज्यादातर पूछी जाती है क्वेश्चन में। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा पीएनएल के डेबिट में ऐड कर दो, पर लेस कितना करना है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। रीवैल्यूएशन पार्ट को छोड़ के जो अच्छा वाला डेप्रिसिएशन है वो आपको लेस कर देना है। सेकंड, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व के क्रेडिट में जो भी अमाउंट पड़ा है आपको क्या करना है, ऐड बैक करना है, पर उसमें से लेस होगा। कितना लेस होगा सर, वो अमाउंट लेस होगा जो आपने विड्रॉ किया था। कहां से विड्रॉ किया था सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ किया था, वो लेस होगा, पर मैक्सिमम कितना होगा, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएट एसेट होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या करना है, आपको ऑलवेज ऐड कर देना है, हमेशा ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हमेशा लेस करना है, ये समझो, उसके खर्चे आपको ऐड करने हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसके इनकम है इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस से, कैपिटल गेन से, और उसका रेट है टैक्स रेट 15% से कम है, तो उसके ऊपर हम मैट नहीं लगाएंगे। कोई इनकम है लेस कर दो, उसके रिलेटेड खर्चे हैं ऐड कर दो। लास्ट चौथा पॉइंट, अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट का स्पॉन्सर है जो कि एक्सचेंज कर रहा है बिजनेस ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस व्हीकल के शेयर्स और यूनिट वगैरह, तो वो केस में अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है एसपीवी से, तो वो केस में जो भी नोशनल लॉस होगा, या फिर कैरिंग अमाउंट चेंज होने की वजह से जो भी नोशनल लॉस होगा, या फिर ट्रांसफर करने की वजह से जो भी नोशनल लॉस होगा, वो क्या कर देना है, अगर पीएनएल के डेबिट में डाला है तो ऐड कर दो, और नोशनल गेन अगर क्रेडिट में डाला है तो क्या कर दो, आप लेस कर दो। हम उसके ऊपर नहीं लेना चाहते, पर जब एक्चुअल गेन होगा तो उसको क्या करो, बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो, मतलब टैक्स भर दो, और एक्चुअल लॉस होगा तो उसको लेस कर दो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो पांचवा पॉइंट में क्या बोला कि अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों का लोअर अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन के लिए मिल जाएगा, पर दो केसेस में आपको टोटल रिडक्शन के लिए मिलेगा। दो कौन से केस है, अगर कंपनी जिसका CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पैनल के लिए एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, अंडर IBC एडमिट हो चुका है, तो दोनों ले लो। और दूसरा, आपके बैंक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकाल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया, ट्रिब्यूनल ने ऐसा कुछ काम किया है 241 242 में, तो आपको क्या कर देना है, दोनों का टोटल लेस करना है। और लास्ट पॉइंट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का कोई प्रॉफिट है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मतलब क्या, जिसका नेट वर्थ से ज्यादा उसके लॉसेस हो गए या नेट वर्थ के इक्वल टू लॉसेस हो गए, तो वो केस में उसको सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बोला जाता है, और उसका प्रॉफिट कोई क्रेडिट में पड़ा है तो आपको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। इज इट ओके सर? यस सर, सब समझा। अभी मैं फटाफट मॉड्यूल के ऊपर आपको आता हूँ, और यही पॉइंट लिखे हैं ये मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने कुछ अपने नहीं बनाए, मॉड्यूल से लिए। सबसे पहले आपको क्या बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 115 JB2 फॉर कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट, प्रॉफिट शैल बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग अमाउंट इफ अमाउंट रेफर्ड टू अबव आर डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे सबसे पहले क्या हेडिंग है कि यहाँ पे जो जो पॉइंट डेबिट किए थे, इसमें से कुछ पॉइंट अगर आपने पीएनएल में डेबिट किए हैं तो आपको एड बैक कर देना है। सबसे पहले इनकम टैक्स, उसका इंटरेस्ट, उसका सरचार्ज, उसका हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है सर, अगर आपने कोई भी अमाउंट पीएनएल के डेबिट से रिजर्व में लेके चले गए तो वो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कोई भी तरीके का प्रोविजन फॉर मीटिंग द लाइबिलिटी अदर देन असर्टेन लाइबिलिटी, असर्टेन लाइबिलिटी को छोड़ के, मतलब अनअसर्टेन लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, उनके रिलेटेड प्रोविजन क्या है। अगर कोई असर्टेन लाइबिलिटी है, मतलब साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से कोई लाइबिलिटी वगैरह है, तो प्रोविजन पड़ा रहने दो, ऐड मत करो। पर कोई अदर देन असर्टेन लाइबिलिटी मतलब कंटीजेंट है या अनअसर्टेन है, तो वो केस में आपको क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है।
अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी के लॉस के रिलेटेड प्रोविजन किया है, एड बैक कर दो। कोई डिविडेंड है तो एड बैक कर दो। एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेटेड, एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब क्या, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ये दोनों ट्रस्ट होता है। ये 10 क्या होता है सर, 10 आपका ट्रस्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम दी हुई है, पर इसमें कभी भी 10 AA नहीं आता, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। फिर बात करते हैं एओपी बीओआई का शेयर है, उसके रिलेटेड कोई खर्चा तो एड बैक कर दो, पता है अपने को। फॉरेन कंपनी जिसका टैक्स रेट कितना है, 15% से कम है, उसको इनकम होती है कैपिटल गेन या इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के हिसाब से, तो आपको क्या कर देना है, एड बैक कर देना है। उसके रिलेटेड खर्चे और इनकम क्या होगी, लेस हो जाएगी। नोशनल लॉस की बात करें तो 3 चीजों से, अगर आपका कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया है, एसपीवी के साथ शेयर किया है जिसकी वजह से नोशनल लॉस हुआ है, या फिर चेंज इन कैरिंग अमाउंट की वजह से नोशनल लॉस हुआ है, या ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट की वजह से नोशनल लॉस हुआ है, तो उसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और आपको बाद में क्या करना है, ये नोशनल लॉस को ऐड कर देना है। और उसके बाद अगर कोई 115 बीबीएफ जिसके ऊपर टैक्स रेट 10% लगता है, पेटेंट के रिलेटेड आपका टैक्स रेट होता है, पेटेंट के रिलेटेड, उसको ऑन करने के लिए कुछ खर्चा किया है तो ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन पहले पूरा का पूरा ऐड कर दो। डिफर्ड टैक्स पीएनएल के डेबिट में डाला है, पूरा ऐड कर दो। अगर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट है तो ऐड कर दो। कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व के में अमाउंट पड़ा हुआ है, उसको विड्रॉ किया है बेसिकली, तो आपको क्या कर देना है, ऐड करना है। पर जो पूरा रीवैल्यूएशन रिजर्व में रहेगा वो क्या हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व के में कोई भी अमाउंट स्टैंडिंग है तो वो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेस होगा, कितना होगा जो विड्रॉ करेंगे वो होगा, वो बाद में देखते हैं, वो नीचे दिया रहेगा। फिर बिजनेस ट्रस्ट का अगर कोई एक्चुअल गेन अराइज होता है, जो ऊपर नोशनल लॉस था वो तो क्या करना था, ऐड करना था, पर एक्चुअल गेन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट में अगर आप एक्चुअल गेन को ऐड कर रहे हो मतलब क्या, बुक प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, टैक्स ज्यादा ले रहे हो। नोशनल लॉस को ऐड कर रहे हो मतलब क्या है कि लॉस आप क्लेम नहीं करना देना चाहते थे, उसको ऐड कर रहे हो, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, टैक्स ज्यादा ले रहे हो। ठीक। फिर आपका प्रॉफिट में से कुछ चीजें लेस हो गई। अगर आप कोई भी रिजर्व में से पैसा निकाल के पीएनएल के क्रेडिट में डाल देते हो तो वो आपको लेस करना पड़ेगा। कोई तरीके का एग्जेम्प्ट इनकम है 10, 11, 12 का, आपको लेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लेस कितना करना पड़ेगा, अच्छा वाला लेस करना पड़ेगा, मतलब एक्सक्लूडिंग द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट, मतलब रीवैल्यूएशन वाले को छोड़ के जो अच्छा वाला पार्ट है वो आपको लेस करना पड़ेगा। अगर आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से कोई पैसा विड्रॉ करते हो, पर मैक्सिमम कितना, टू द एक्सटेंट डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन एसेट, मतलब आपका कितना, देखो जितना स्टैंडिंग करता है रीवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट, वो आप क्या कर दो, पूरा एड बैक कर दो, कर दिया सर। उसमें से लेस होगा कितना, जो रीवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ किया है वो लेस होगा। पर मैक्सिमम कितना होगा, जितना रीवैल्यूएशन रिजर्व के ऊपर डेप्रिसिएशन था मैक्सिमम उतना ही होगा। एओपी बीओआई से कोई शेयर मिल रहा है वो आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। फॉरेन कंपनी वाला वो मैक्सिमम 15% लेस कर देना है। बिजनेस ट्रस्ट का नोशनल गेन क्या करना है, आपको लेस करना है, पर एक्चुअल लॉस होगा वो भी आपको लेस करना है। अगर आप क्या कर रहे हो, यूनिट वही एसपीवी वगैरह का यूनिट ट्रांसफर करने के केस में बिजनेस ट्रस्ट में अगर आपको लॉस होता है तो आपको लेस कर देना है। 115 बीबीएफ का कोई इनकम होता है तो आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। अगर आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है या फिर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो आपको दोनों में से लोअर अमाउंट क्या मिल जाएगा, अलाउड हो जाएगा। पर ये दोनों केस में दोनों का टोटल आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। ये केस में लिखा है कि दोनों में से लोअर मिलेगा, ऊपर लिखा है कि ये दोनों केस में टोटल आपको मिल जाएगा। और अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट है, क्या है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट है तो वो क्या कर देना है, लेस कर देना है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब क्या है, जिसका नेटवर्थ उसके लॉस उसके नेटवर्थ से ज्यादा हो गया, इक्वल हो गया। और डिफर्ड टैक्स कोई क्रेडिट में है तो उसको लेस कर देना है। इज इट क्लियर? यहाँ तक अपन ने पूरा 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 एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी खत्म कर दिया है। अभी हम लोग इन डेस वाले पार्ट पे आएंगे, जो अभी तक अपना समझो ना 60% मैट हो चुका है। ठीक, अभी इंड एएस वाला पार्ट और उसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंड एएस वाला जो कंपोनेंट था ना। एक बार मैं ऊपर आके आपको कुछ चीज बताता हूँ, फिर आपको लिंक करता हूँ कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, देखो अपना जो है सबसे पहले स्टेटमेंट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, वो हम लोग ने क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, ले लिया है फिगर। उसके ऊपर स्टेप 2 जो है ना, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 115 जेबी, ये हम लोग ने ओवर कर दिया। तो एड लेस कितनी चीजें करनी थी, जो करनी थी वो हम लोग ने कर दी। और जब भी आप ये एड लेस कर रहे हो, आपको जो इनकम टैक्स का पीजीबीपी है उसको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दोनों को अगर लाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई कहीं पे कुछ गलत। जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जितनी यहाँ पे 25 पॉइंट की लिस्ट दी हुई है ना, बस वो लिस्ट को ही सुनना है और किसी को नहीं सुनना। ठीक है,
फिर बात करते हैं स्टेप 3 की। अभी क्या बोला कि अभी देखो कुछ ऐसी कंपनीज रहेगी, ये तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने एएस फॉलो किया, उनके लिए तो इतना करना है बस आपका बुक प्रॉफिट आ गया, ये अमाउंट में एडलेस कर दिया आपका बुक प्रॉफिट आ गया। पर कुछ ऐसी कंपनीज सर होगी जो इंड एएस फॉलो करती रहेगी, तो सर क्या फर्क पड़ता है, इंड एएस फॉलो करती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंड एएस करती है तो करती है, अपन तो टैक्स पड़ रहा है। नहीं नहीं देखो कैसा होता है, अगर आप इंड एएस के हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हो तो मैंने क्या बोला आपको, एक सेकंड, ये प्रॉफिट लेना पड़ेगा पीएनएल का, करेक्ट है। पर इंड एएस में बेसिकली जो अकाउंटिंग होता है वो फेयर वैल्यू बेसिस पे होता है, जो अपना एएस में अकाउंटिंग होता है ना वो कॉस्ट बेसिस पे होता है। तो जो फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, अभी ये साल में इन्वेस्टमेंट का ईयर एंड में फेयर वैल्यू कितना है, कॉस्ट कितना था, यहाँ पे हमेशा कॉस्ट पे अकाउंटिंग होगा, यहाँ पे जो है ना इंड एएस में हमेशा फेयर वैल्यू बेसिस पे अकाउंट होगा। फेयर वैल्यू में मतलब कॉस्ट और फेयर वैल्यू में कुछ चेंज होगा तो नोशनल गेन या नोशनल लॉस आपको हर साल बुक करते रहना पड़ेगा एज अ फेयर वैल्यू, हर जगह पे रीवैल्यूएशन, हर जगह पे फेयर वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग होगा। तो यहाँ पे एक ओसीआई करके भी एक अकाउंट बनता है, पीएनएल, पीएनएल के नीचे एक और पीएनएल बनता है, छोटा पीएनएल बोल सकते हो, जिसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं, ओसीआई, जो कि कहाँ पे है आपका, सिर्फ कहाँ पे है, इंड एएस में है, यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग को मैट के लिए बेसिकली ये पीएनएल चाहिए रहता है, करेक्ट है ये। तो इस अमाउंट का क्या करें सर, ये भी तो लेना पड़ेगा ना, ये तो लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, इसका क्या करें सर, ये भी तो लेना पड़ेगा, ये भी तो, ओसीआई भी तो एक तरीके का पीएनएल ही है, और ऊपर तो अपने को पीएनएल लेना पड़ता है, ये पीएनएल लेना पड़ता है, तो ओसीआई भी एक तरीके का पीएनएल है। तो इसकी वजह से कंसिस्टेंसी लाने के लिए इंड एएस के प्रोविजन में और आपका नॉर्मल एएस वाली कंपनीज के प्रोविजन के लिए, एएस में सिर्फ उधर तक रुक जाओ, इंड एएस वाली कंपनी के लिए आगे कुछ 4-5 और एडजस्टमेंट करो, 25 के बाद 4-5 और एडजस्टमेंट करो, किसके लिए, सिर्फ इंड एएस वाले। रीजन क्या मैंने बताया, देखो ना यहाँ पे एक ओसीआई करके अकाउंट होता है जिसमें आपका नोशनल गेन नोशनल लॉस सब बुक किया हुआ है। तो इसका क्या करें सर, ये भी तो आपको, इसका भी तो इफेक्ट देना पड़ेगा, इसके ऊपर भी तो 15% लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपका एक और बनेगा एडजस्टमेंट, सेक्शन 115 जेबी 2A के कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको करने पड़ेंगे। तो मैं वहां पे आपको लेके आ जाता हूँ। ये पड़ा पार्ट 2 में कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट फॉर इंड एएस कंपनी, इंड एएस वालों के लिए आपको करना पड़ेगा। पीएनएल को जो मैंने आपको बताया ये ओसीआई है, जिसमें बैलेंस शीट आइटम रहेगी नोशनल बेसिस पे, और ये आपका मतलब फेयर वैल्यू के हिसाब से जो एडजस्टमेंट करना रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ ऐसा गेन जो फर्स्ट ओसीआई में क्लासीफाई होगा, और बाद मतलब इसमें कैसा होगा, ओसीआई में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो पहले ओसीआई में रहेंगे, बाद में कहाँ पे चले जाएंगे, पीएनएल में चले जाएंगे, बाद में पीएनएल में चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो लाइफ टाइम कभी भी क्लासिफाई नहीं होगी पीएनएल में। मैंने क्या बोला, ओसीआई में कुछ ऐसी आइटम्स रहेगी जो कभी बाद में जाके क्लासिफाई हो जाएगी पीएनएल में, और कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो कभी 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 नहीं होने वाली क्लासिफाई कहाँ पे, पीएनएल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठा लो ओसीआई से देखना है, क्योंकि पीएनएल तो हम लोग ने पूरा उधर कर दिया उसका पोस्टमार्टम। ओसीआई में देखो कि ऑल अमाउंटेड क्रेडिटेड टू ओसीआई विच विल नेवर बी क्लासिफाइड इन पीएनएल, उसको ऐड कर दो। ओसीआई में ऐसी कुछ इनकम दी हुई है जो कभी भी ऊपर जाके पीएनएल में क्लासिफाई नहीं होगी, जो इनकम पीएनएल में क्लासिफाई होगी वो तो वो टाइम पे हम लोग उसके ऊपर बुक प्रॉफिट पे मैट लगा देंगे, करेक्ट है। पर कुछ ऐसी ओसीआई में इनकम रहेगी जो कभी भी आगे जाके पीएनएल में नहीं जाने वाले, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अभी इसको बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो, हमें अभी टैक्स लेना है। सिमिलरली अगर कोई ऐसी डेबिट में ओसीआई में चीज है जो फ्यूचर में जाके कभी रिक्लासिफाई नहीं होने वाली पीएनएल में, तो उसको क्या कर दो, लेस कर दो। डेबिट में है तो उसको लेस कर दो, क्रेडिट में है तो उसको ऐड कर दो, क्योंकि वो बाद में कभी टैक्स नहीं मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट बोलती है हमें अभी टैक्स दे दो, भाई हम तो टैक्स के भूखे हैं, हमें अभी टैक्स दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इन दोनों पॉइंट के रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहले क्या एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट को आपको ऐड लेस अभी नहीं करना, ठीक है। पहला पॉइंट है चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ असेट एज पर इंड एएस 16, जो कि पीपीई है, मतलब जो आपका एएस 10 था ना, बेसिकली फिक्स असेट वाला 10 ही था,
हाँ 10 था, 6 डेप्रिसिएशन था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS 16 और इंड AS 16 और इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट। इनके केस में अगर आपको कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा तो आपको OCI के क्रेडिट में जाएगा, वो कभी भी आपका PNL में क्लासिफाई नहीं होगा, फिर भी उसको आपको ऐड नहीं करना अभी, ठीक है। या फिर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो डेबिट होगा, वो भी आपको अभी नहीं करना, क्या एड बैक अभी आपको कुछ नहीं करना, मतलब ये चीज को हाथ ही नहीं लगाना है। और गेन और लॉस होता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। आपका इन्वेस्टमेंट है किसमें, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ इक्विटी, डेट नहीं, डिबेंचर वगैरह नहीं, सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि डेजिग्नेटेड होना चाहिए कौन से, एट फेयर वैल्यू होना चाहिए। हमेशा हमेशा इंडिया में सब कुछ फेयर वैल्यू पे ही होता है, और वो फेयर वैल्यू में आपको डेजिग्नेट करने के लिए जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें गेन या लॉस कुछ आता है, तो उसको आपको गेन होगा तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो OCI में डेबिट हो जाएगा। पर अभी आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, अभी आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, भले ही वो नेवर क्लासिफाइड इन PNL है, फिर भी आपको बुक प्रॉफिट में ऐड नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो सबसे पहले OCI को लेना है, क्योंकि PNL का पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। OCI में ऐसी चीजें जो बाद में रिक्लासिफाई PNL होने वाली है, वो तो बाद में देख लेंगे ना, बाद में बुक प्रॉफिट में आ जाएगी। पर जो कभी भी क्लासिफाई नहीं होने वाले PNL में, वो वाली चीजें जो क्रेडिट है वो ऐड कर दो, जो डेबिट है वो क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, जो आपका इंड AS 16 मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट, उसमें कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, कोई एसेट को रीवैल्यू करने की वजह से सरप्लस या लॉस हो रहा है, भले ही वो बाद में रिक्लासिफाई नहीं होगा, इसके ऊपर अभी अपने को हाथ नहीं लगाना है। या फिर गेन और लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे, सिर्फ अगर डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट पे गेन और लॉस होगा फेयर वैल्यू की वजह से, तो वो नहीं, सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है, तो अभी अपने को क्या उसको हाथ नहीं लगाना। तो क्या सर इसके ऊपर कभी भी टैक्स लगेगा ही नहीं क्या, मैं नहीं लगेगा। कब लगेगा पता है, इन अबव एक्सेप्शन बुक प्रॉफिट शैल बी इंक्रीज और डिक्रीज, कब होगा, इन प्रीवियस ईयर, जब ये एसेट जो है ना या तो रिटायर हो जाएंगे या डिस्पोज हो जाएंगे या रियलाइज हो जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब जब बिक जाएंगे या जब फेंक देंगे, तब क्या हो जाएगा, इसका बुक प्रॉफिट हम लोग को क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। सिंपल है, यस सर। अभी तक 2 पॉइंट पढ़े और 2 एक्सेप्शन पढ़े हैं। इसके बाद ये देखो, ये एक सबसे मेन पॉइंट यही था। अभी एक डीमर्जर का एक स्पेसिफिक केस है जो हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ डीमर्जर के केस में ही होता है, बाकी किसी के केस में नहीं होता। इंड AS और नॉर्मल में फर्क क्या है पता है, वापस एक बार शांति से समझो, अगर नहीं समझा है तो अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं एकदम शांति से समझाने जा रहा हूँ। इंड AS में और नॉर्मल में फर्क क्या होता है, क्योंकि इंड AS आपको पता नहीं है ना, बेसिकली प्रॉब्लम है, अभी CS एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में डाल दिया ये चीज उनको क्या पता, मतलब इंड AS तो पहले पढ़ा होगी, इतनी सारे, अभी 101 इंड AS होती है, वो पूरा किसके बारे में बात करती है, जब आप नॉर्मल से इंड AS में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको हर एक चीज का सेपरेट अकाउंटिंग करना पड़ेगा, मतलब ये चीज आप इफेक्ट दे रहे हो तो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये चीज आप चेंज कर रहे हो तो आपका CRR में जाएगा, ये चीज में ये चेंजेस करोगे तो आपको PNL में डालना पड़ेगा, ये चीज में वहां पे डाल रहे हो तो आपको जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा। मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जिससे अकाउंटिंग क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। अभी कुछ लिमिटेड कंपनी के लिए, धीरे धीरे हर कंपनी के लिए होने वाला है, ठीक है। तो पहले वो तो पढ़ो, फिर इसका मैट का कंपटीशन बताना, बट कोई बात नहीं, अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या फर्क क्या है, देखो नॉर्मल पहले क्या था, एक PNL ही था, अभी नोशनल फेयर वैल्यू रिकॉर्डिंग की वजह से एक नया स्टेटमेंट आया है जिसको OCI बोलते हैं, जो कि एक PNL का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें बैलेंस शीट आइटम का रिवैल्यूएशन हो गया, ये फेयर वैल्यू की वजह से कुछ चेंज हो गया, वो एड लेस होता है। तो OCI में 2 कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती है जो बाद में जाके क्लासिफाई होगी कहाँ पे, PNL में। अगर बाद में जाके रिक्लासिफाई होने वाली है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अभी क्यों टेंशन लेते हो भाई, जब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी तब बुक प्रॉफिट पे आ जाएगी, तब देख लेंगे। पर ऐसी कुछ चीजें होगी जो कभी भी फ्यूचर में जाके रिक्लासिफाई नहीं होगी PNL में, तो उसको पकड़ो भाई, अभी उसको पकड़ लिया। उसमें से जितने भी वो क्रेडिट आइटम है जो बाद में जाके रिक्लासिफाई नहीं होने वाली है PNL में, उसको ऐड कर दो बुक प्रॉफिट में, और जो डेबिट में है उसको लेस कर दो, सिंपल है, यस। पर उसमें से 2 चीजों को अभी हाथ मत लगाओ, कौन सी चीजों को सर, इंड AS 16, ये क्या आ गया भाई, न्यूज नहीं देखना अभी यार, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। देखो सबसे पहले इंड AS 16 की वजह से और इंड AS 38 की वजह से, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो वो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रीवैल्यूएशन लॉस जो है, वो आपका
आई में डेबिट या क्रेडिट होगा, ठीक है, तो उसको अभी हाथ मत लगाओ, भले ही ये बाद में रिक्लासिफाई नहीं होने वाला अपने को पता है, फिर भी हाथ मत लगाओ। और दूसरा, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में गेन और लॉस होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका फेयर वैल्यू उसके थ्रू आपको डेजिग्नेट करना पड़ता है कि फेयर वैल्यू, उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होता है, तो फेयर वैल्यू के हिसाब से आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा थ्रू ओसीआई। तो उसमें जो लॉस या गेन आप यहाँ पे डाल रहे हो नोशनल वाले, बेसिकली ये दोनों नोशनल लॉस है या नोशनल गेन है, तो ये जो डाल रहे हो गेन या लॉस कौन सा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का, उसके ऊपर भी अभी आपको हाथ नहीं लगाना है। पर कभी हाथ लगाना है पता है? जब वो असेट जिस प्रीवियस ईयर में रिटायर हो जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तब आपको क्या कर देना है, वहां पे जाके एटलस। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या देखा, ओसीआई के कुछ एडजस्टमेंट करने थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, वो देख लिए। अभी सेकंड में डीमर्जर के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है इन डेज में। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ये एक अमूल लिमिटेड है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें से इसका एक पार्ट जो कि अमूल चीज लिमिटेड है, वो क्या हो गया, अलग हो गया और इसने अपनी अलग कंपनी बना दी, ठीक है। तो इस ये डीमर्जर हो गया, मतलब बड़ी कंपनी से एक छोटी कंपनी अलग होकर बनी। तो इसको बोलेंगे, जो अमूल लिमिटेड है इसको बोलेंगे डीमर्ज कंपनी। कौन से डीमर्ज कंपनी? और रिजल्टिंग कंपनी बोलेंगे अमूल चीज कंपनी को। इसको रिजल्टिंग बोलेंगे, इसको डीमर्ज कंपनी बोलेंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा ना, ये पीएनएल में हो रहा है। ऊपर ओसीआई का एडजस्टमेंट है इंडियस में, ये किस में, पीएनएल में एडजस्टमेंट है, ठीक है सर। इंडियस के अपेंडिक्स में एक ऐसा दिया हुआ है कि जब आपकी डीमर्ज कंपनी है, जो नई बनेगी रिजल्टिंग कंपनी, उसको क्या करेगी, नॉन कैश एसेट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, करेक्ट है, जिसमें शेयर्स वगैरह होंगे। तो जो इश्यू करेगी, ये जो नई कंपनी है वो क्या करेगी, इसको रिकॉर्ड करेगी एट फेयर वैल्यू। यहाँ पे फेयर वैल्यू बेसिस पे अकाउंटिंग चलता है। तो समझो इसे 200 रुपए में क्या किया, 200 करोड़ का, 200 लाख का, जो भी आपको समझना है, नॉन कैश एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया किसको, अमूल चीज लिमिटेड को, ठीक है। इसने डाल दिया ये अमाउंट फेयर वैल्यू के हिसाब से 500 रुपए में, 500 में, करेक्ट है। तो ये कितना, 300 रुपीज इसने क्रेडिट किया। और ये केस में अगर ये लॉस होता, समझो ये 200 का ट्रांसफर करती और 100 रुपीज पे ये रिकॉर्ड करती, तो 100 का लॉस हो जाता जो कि डेबिट करती। तो जितना ये पीएनएल के डेबिट में डालेगी वो आपको ऐड कर देना है बुक प्रॉफिट में, और जितना लेस क्रेडिट डालेगी वो आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। मतलब डीमर्जर के केस में जो भी ये वैल्यू बढ़ कम रही है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट आ रहा है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट मैट नहीं लगाना चाहती, इसके ऊपर गवर्नमेंट मैट नहीं लगाना चाहती। अमूल, फिर समझो, शांति से समझो, देखो डीमर्जर का केस है, ये डीमर्ज कंपनी है, ये रिजल्टिंग कंपनी है। यहाँ से क्या जा रहा है, 200 रुपए का नॉन कैश एसेट जा रहा है अमूल चीज लिमिटेड के पास, रिजल्टिंग कंपनी के पास। अगर ये 200 को समझो 300 में रिकॉर्ड करती है, तो 100 रुपए ये क्या डालेगी, पीएनएल में डालेगी। तो ये 100 रुपए में गवर्नमेंट को मैट लेना नहीं है, तो ये क्या कर दो, लेस कर दो। अगर 100 रुपए डेबिट में डालती है, लॉस हो जाता है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को बेनिफिट देना नहीं है, तो इसको ऐड कर दो। सिंपल चीज है, यस, बस यही है, इतना ही है। और एक और डीमर्जर का केस का पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, बस कुछ है नहीं, छोटी सी बात है, बताता हूँ मैं आपके मॉड्यूल से। ये देखो, ये अमूल लिमिटेड है, ये अमूल चीज बटर लिमिटेड है। ये केस में समझो बटर लिमिटेड क्या हो गई, अलग हो गई। तो देखो, इसकी लाइबिलिटी और इसकी प्रॉपर्टी जो भी है, ये क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी, जो कि ये वैल्यू से अलग होगी। समझो यहाँ से 200 का लाइबिलिटी गया, 500 का असेट गया, जरूरी नहीं है ना ये 200 और 500 पे रिकॉर्ड करेगी, कुछ और अमाउंट पे रिकॉर्ड करे। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, वो जो भी अलग अमाउंट दिया है ना, वो इग्नोर कर देना है। सबसेक्शन 2B स्टेट्स दैट इन डीमर्जर इन केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी मतलब अमूल बटर लिमिटेड के केस में, प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी, जो भी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी है ऑफ अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग्स बीइंग रिसीव बाय इट, जो इसको यहाँ से रिसीव हो रही है, आर रिकॉर्डेड एट वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द डीमर्ज कंपनी। जो कि डीमर्ज कंपनी में वैल्यू अपीयर हो रही थी, उससे डिफरेंट वैल्यू पे यहाँ पे अपीयर होगी इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर, ठीक है। तो एनी चेंजेस इन सच वैल्यू, ऐसे में कुछ चेंज है ये वैल्यू में, तो आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के लिए इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है सर। सिर्फ डीमर्जर के केस में 2 पॉइंट थे। जो नॉन कैश असेट वाला पॉइंट है ना, उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट मैट नहीं लगाना चाहती। तो जो भी आप पीएनएल के क्रेडिट में डालोगे, मतलब जो भी आपका इनकम है वो आप लेस कर दो, और जो भी पीएनएल के डेबिट में डालोगे उसको ऐड कर दो, ठीक है। ये पीएनएल में ट्रांजैक्शन हुआ था, और दूसरे में तो ये कुछ आपको करना ही नहीं है। और फर्स्ट वाला केस था, उसमें क्या था, उसमें सिंपल से ओसीआई को पकड़ना था, और उसमें नॉर्मल चीज है, जो ओसीआई से कभी रिक्लासिफाई नहीं हो रहा और वो आपका इनकम है तो ऐड करो, एक्सपेंस है तो लेस करो,
ठीक है सर। अभी जो भी इंड एस का ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा, ये किसके लिए है पता है? ये आपका वो वाली कंपनीज के लिए है जो ऑलरेडी इंड एस ऑप्ट कर चुकी है, अडॉप्ट कर चुकी है ऑलरेडी इंड एस। कुछ ऐसी कंपनी होगी ना जिसका इंड एस का पहला पहला साल होगा, नया नया साल होगा, पहली पहली बार इंड एस में आई रहेगी, उनके लिए भी कुछ एडजस्टमेंट है। सर क्या पका रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट है। आपको क्या लेना है? ट्रांजिशन अमाउंट लेना है। आपको ट्रांजिशन अमाउंट लेना है, मल्टीप्लाई बाय कर दो 1/5, मतलब जो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस था ना अपना पीजीबीपी में, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता था, ट्रांजिशन अमाउंट भी आपका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन वालों को सिर्फ ये करना है, ट्रांजिशन अमाउंट ले लो, डिवाइड बाय 5 कर दो, हर साल एक इंस्टॉलमेंट जो है अगर वो इनकम होगा तो ऐड हो जाएगा, मतलब पीएनएल के क्रेडिट में होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। बस पीएन ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या होता है, मैं मॉड्यूल से पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ कि 6 चीजें नहीं आती, बाकी सब आपका जो इक्विटी एंड मतलब रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, वही आपका ट्रांजिशन अमाउंट होता है, और उसमें 6-7 चीजें नहीं आती बेसिकली। ठीक, तो आपको फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के लिए इतना काम करना है, और जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए 4 एडजस्टमेंट करने हैं। ओसीआई का एडजस्टमेंट, उसमें वो रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट को हटा दो 2 पॉइंट, डीमर्जर का एडजस्टमेंट, और एक डीमर्जर का अवॉइड करने वाला एडजस्टमेंट, इग्नोर करने वाला एडजस्टमेंट, बस इतना ही है। यहाँ पे अपना एक बार मैं अभी आपको क्या करता हूँ, पूरा रीड करा देता हूँ मॉड्यूल से, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। ये बेयर टेक्स्ट है भाई, ये कानून है, मैं आपको कानून पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ गया ना भाई, आप पीक लेवल पर हो, आपको और कुछ नहीं समझना। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द इंड एस विच आर कन्वर्ज्ड विद आईएफआरएस। गवर्नमेंट ने आईएफआरएस को सीधा का सीधा इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कन्वर्ज किया उसको, किसमें? अपने नाम के लिए, इंड एस। बेसिकली इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या जो भी इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, उसका काफी नाम है वर्ल्ड में, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ये लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो उसके लिए ये लोग किसी का छापा नहीं मारना चाहते थे, इन्होंने अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्टैंडर्ड्स बनाई है, नाम दिया है इंड एस, जो कि आईएफआरएस को बेस लिया हुआ है। और आईएफआरएस को बेस क्यों लिया? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे सबका सिमिलर रहेगा तो भाई काम अच्छे से हो पाएगा ना। ठीक है। एज द बुक प्रॉफिट बेस इंड एस compliant financial statement is likely to different from book profit based existing Indian GAAP। ये इंड एस का और एग्जिस्टिंग इंडियन गैप मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके लिए 2A 2B 2C ऑफ सेक्शन 115 JB नया लेके आए हैं, जो कि आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है सर। देखो, जो 2C है वो किसके लिए है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन वालों के लिए है, ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट एट द कन्वर्जेंस रेट, मतलब जब भी तुम नए नए इंड एस में कन्वर्ट हो रहे हो, उनको 115 JB 2C करना है, मतलब ट्रांजिशन अमाउंट का 1/5 आपको एडजस्ट करना है। और जो ऑलरेडी है उनके लिए 2A है और 2B है। 2A में क्या करना है सर? 115 JB 2A में क्या करना है? इन केस ऑफ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉन अप टू विद इंड एस स्पेसिफाइड टू एनेक्सर टू द कंपनीज, जो भी सेक्शन वगैरह है, ठीक है, इन फॉलोइंग एडजस्टमेंट शैल बी डन इन द बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव नंबर 4 एज पर 115 JB 2 रीड विद एक्सप्लेनेशन। क्या बोलता है भाई? कुछ नहीं बोलता, सिंपल सी चीज बोलता है, आपको OCI ले लो, उसमें से आपका जो आइटम कभी वापस नहीं PNL में आने वाला है, उसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर वो क्रेडिट हुआ है OCI में, अगर वो OCI में डेबिट हुआ है और वापस कभी PNL में क्लासिफाई नहीं होने वाला, तो उसको क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। कहाँ पे करना है? वो जो ऊपर आपने प्रॉफिट के बाद वो जो एडजस्टमेंट किया था ना, एक्सप्लेनेशन 1 to 115 JB, उसके बाद मतलब पहला प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद आपने वो 25 एक एडजस्टमेंट कर दिए। हर क्वेश्चन में 25 एडजस्टमेंट नहीं पूछेंगे यार, 5-7 एडजस्टमेंट पूछेंगे। अपने को आइडिया होना चाहिए, 2-4 बार आप रीड करोगे आपको सब याद हो जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले प्रॉफिट ले लो, उसमें वो 25 एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर आपको ये काम करना है। ठीक है, ये काम कर दिया। उसके बाद आपको 2 एक्सेप्शन है कि कभी भी रीवैल्यूएशन सरप्लस 16 का मतलब PPE का 38 इंटेंजिबल एसेट का हाथ नहीं लगाना है, भले ही वो रिक्लासिफाई हो या ना हो। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गेन या लॉस हो रहा है थ्रू OCI, तो उसके ऊपर भी हाथ नहीं लगाना है। पर कभी हाथ लगाना है पता है? नीचे लिखा हुआ है, हाथ लगाना है जब आप रिटायर डिस्पोज वगैरह करते हो तब हाथ लगाना है। OCI का मतलब क्या होता है? OCI इंक्लूड सर्टेन आइटम दैट विल परमानेंटली be recorded in reserve and hence never be reclassified to profit and loss included in the computation of book profit. These items shall be included in the book profit and met purpose at time as specified below. कब होगी OCI से आपका टाइम दिया है? PPE वगैरह कब होगा? जब आपका वो असेट का रियलाइजेशन, डिस्पोजल, रिटायरमेंट होगा। फेयर वैल्यू कब होगा? जब वो असेट का रियलाइजेशन, डिस्पोजल, रिटायरमेंट वगैरह होगा। रीमेजरमेंट ऑफ बेनिफिट प्लान और एनी अदर प्लान जब जरूरत होगी, तब इसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं है। क्वेश्चन में ये दोनों का बहुत ऊपर वालों का रेलेवेंस है। ठीक है,
आप देखो, आप यहाँ पे अगर आपने मेरी बातें समझी है तो अभी आप मॉड्यूल इजीली कवर कर पा रहे हो। और अगर कोई बंदा मॉड्यूल पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो सॉल्व कर सकता है भाई, और कुछ जरूरत नहीं है, बाकी सब हवा हवाई है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, फिर यहाँ पे वो डीमर्जर वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। डीमर्जर के केस में आपको सीधा पीएनएल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है अमाउंट। अगर आपने पीएनएल के डेबिट में डाला है, डीमर्जर के केस में जो नॉन कैश असेट ट्रांसफर हुए हैं शेयर होल्डर को, और दूसरे केस में अगर नॉन कैश असेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं शेयर होल्डर में, वो केस में प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपने कुछ क्रेडिट किया है तो रिड्यूस कर देना है, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहता इसके ऊपर अभी मैट ना। ठीक है। फिर यहाँ पे ये इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा है कि वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, उसकी वजह से। सबसेक्शन 2 मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है। फिर मैट ऑन फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, तो यहाँ पे ट्रांजिशन आइटम का, ट्रांजिशन अमाउंट का 1/5 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा। गेन है तो ऐड कर दो, लेस है तो लेस कर दो। मैं यहाँ पे आपको सबसे मेन बताना चाहूंगा ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या होता है। मेरा यहाँ पे वही बताने का आपका मतलब है, मेरा मेन फोकस वही है। ट्रांजिशन अमाउंट, ये पढ़ा। देखो, सबसे पहले ईयर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। ईयर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है जिस प्रीवियस ईयर में आपने इंड एस लेके आए हो, या जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जेंस डेट फॉल होता है, वो आपका ईयर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ठीक है। तो सर कन्वर्जेंस डेट फॉल होता है, तो कन्वर्जेंस डेट का मतलब क्या होता है, जिस ईयर आपने फर्स्ट टाइम इंड एस अडॉप्ट किया है। समझो ये साल आपने इंड एस अडॉप्ट किया है, तो ये साल का जो 1 अप्रैल का डेट है, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब 1 अप्रैल का डेट है। ये समझो ये साल है 2020, तो 1 अप्रैल 2020 आपका क्या है, कन्वर्जेंस डेट है। तो आपका 2021 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस ईयर हो जाएगा। सर ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी। अदर इक्विटी का मतलब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। जो आपका टोटल अमाउंट है या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट है जो एडजस्ट किया है आपने, कहां पे, अदर इक्विटी में एडजस्ट किया है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है, ये कभी भी आपका ट्रांजिशन अमाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। इसको 1/5 मत कर देना। अगर ऐसा बोला है कि ट्रांजिशन अमाउंट में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट इंक्लूड है और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है, तो कभी 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 मत उसको ऐड लेस कुछ मत करना, उसको मत छूना। ऑन कन्वर्जेंस डेट बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, और उसके साथ साथ ये 6 चीजें भी आपको इंक्लूड नहीं करना। सबसे पहले ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या है, जो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है उसको आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। हर एक इंस्टॉलमेंट एक एक साल आपको एडजस्ट करना है। पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व को हाथ मत लगाना भाई, कभी हाथ मत लगाना। ठीक है। और उसके अंदर ये 6 चीजें इंक्लूड होगी। सबसे पहली चीज क्या है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो वाला अमाउंट जो ओसीआई में एडजस्ट किया है ऑन द कन्वर्जेंस डेट विच शैल सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ऐसा अमाउंट जो कि ओसीआई में एडजस्ट किया है, या तो क्रेडिट किया है या डेबिट किया है, जो बाद में जाके पीएनएल में आने वाला है, जो बाद में जाके पीएनएल में रिक्लासिफाई होने वाला है। अगर पीएनएल में रिक्लासिफाई होने वाला ना, तो भाई वो टाइम पे हम मैट लगा देंगे। अभी ट्रांजिशन अमाउंट पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इंक्लूड मत करो। दूसरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ असेट इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 16 पीपीई और इंड एस 38 आपका कौन सा था, इंटेंजिबल असेट। उसकी वजह से कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है और आप ओसीआई में उसको डेबिट और क्रेडिट करते हो, गवर्नमेंट उसके ऊपर मैट नहीं लेना चाहती। जैसे कि ऊपर भी आपको वो एक्सेप्शन में बताया था ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी मैट नहीं लेना चाहती, तो आप क्या करो भाई, माफ करो अभी। ठीक है। अभी ट्रांजिशन अमाउंट पे नहीं आएगा, इसके ऊपर मैट नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट, गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। वो वाला पॉइंट जो था ना, सेकंड एक्सेप्शन, वो यहाँ पे भी अगर गेन या लॉस होता है इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि डेजिग्नेट करना था फेयर वैल्यू पे थ्रू ओसीआई, तो वो कुछ गेन और लॉस होता है, उसको आप अभी आप ट्रांजिशन अमाउंट में मत लो, हाथ मत लगाओ भाई, टेंशन मत लो। फोर्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज अ डीम कॉस्ट। ये फेयर वैल्यू एज अ डीम कॉस्ट क्या होता है, ये इंड एस का भारी कंसेप्ट है।
अभी अपने को कोई रेलेवेंस नहीं है। ये तीनों में पॉइंट है, फेयर वैल्यू एज ए डीम कॉस्ट ले रहे हो, फेयर वैल्यू एज ए डीम कॉस्ट ले रहे हो, सबसे पहले पीपीई या इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड कर रहे हो, फेयर वैल्यू एज ए डीम कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद उनकी जो आपकी 101 कन्वर्जेंस की आपकी इंड एएस है ना, मतलब जब फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करते हो इंड एएस में तो 101 के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसमें अगर आपने फेयर वैल्यू एज ए डीम कॉस्ट एडजस्टमेंट किया है पीपीई और इंटेंजिबल असेट का, तो वो आपको क्या नहीं लेना है। सेकंड, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी कंपनी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनी में रिकॉर्ड किया है अपना इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो एज अ फेयर वैल्यू एज अ डीम कॉस्ट एज पर 101 एएस, तो उसको भी आपको क्या नहीं लेना है, आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट में नहीं लेना है। और लास्ट पॉइंट, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विथ 101, मतलब तीनों 101 है। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, सर याद करो, फर्स्ट पॉइंट आपका जो बाद में क्लासिफाई हो जाएगी ओसीआई पीएनएल में, ओसीआई की वो आइटम जो बाद में रिक्लासिफाई हो जाएगी कहाँ पे, पीएनएल में, तो उसको ट्रांजिशन में मत ले लो, पहला हटा दो। फिर दो पॉइंट क्या थे पता है, वो जो दो ऊपर एक्सेप्शन थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट अभी क्या नहीं लेना चाहती, मैट नहीं लेना चाहती। मैट कब लेगी, जब उसका डिस्पोजल विस्पोजल हो जाएगा, बेच दोगे तब लेना चाहेगी। तो वो दो पॉइंट आ गए। फिर तीन पॉइंट जो है तीनों 101 के रिलेटेड है, जो फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करने के टाइम जो इंडेस लगता है ना, उसके ऊपर है तीनों पॉइंट। तो तीनों पॉइंट में सबसे पहला बोलता है, तीनों में एक ही चीज है, फेयर वैल्यू एज ए डीम कॉस्ट लेते हो, पीपीई में एडजस्टमेंट करते हो, इंटेंजिबल असेट में एडजस्टमेंट करते हो, वो वाला ले लो। जॉइंट वेंचर सब्सिडरी और एसोसिएट एंटरप्राइज में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट करते हो, तो वो। और थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कोई क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है फॉरेन ऑपरेशन में, तो वो ब्रांच अकाउंट वाला बेसिकली होता है ना। तो ये 6 चीजें आपका किसमें नहीं आएगा, ट्रांसलेशन अमाउंट में नहीं आएगा, जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन अमाउंट में नहीं आएगा, जिसके ऊपर 1/5 लेना है। 6 पॉइंट ये हो गए, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, प्लस कैपिटल रिजर्व हो गया, 8 पॉइंट हो गए बेसिकली। 8 पॉइंट को छोड़ के बाकी जितना भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है सब सीधा का सीधा उठा लो कि कहाँ पे, ट्रांसलेशन अमाउंट में। होप इट्स क्लियर, वेरी क्लियर। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट प्रोविजंस ऑफ एक्ट। जो ऑल अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के बाकी जितने भी प्रोविजन हैं जो एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट अंडर 234 ABC, रिटर्न फाइलिंग का, एडवांस टैक्स का, वो सब, टीडीएस का, वो सब प्रोविजन एज इट इज अप्लाई होंगे बीइंग अ कंपनी मेंशन इन दिस सेक्शन। भले ही आप 115 जेबी में सिर्फ टैक्स रेट अलग तरीके से पे कर रहे हो, पर आपको बाकी सब कानून जो है वो एज इट इज आपके ऊपर अप्लाई होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, मैट का एप्लीकेबिलिटी कुछ चीजों पे नहीं होगा, कुछ कंपनीज के लिए नहीं होगा। 115 JB shall not apply to any income accruing or arising to company from LIC business referred to section 115B। कोई ऐसी कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है तो उसको मैट का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी, कोई ऐसी कंपनी जो सेक्शन 115BAA में या फिर 115BAB ऑप्ट करती है। 115BAA और BAB क्या होता है सर, यूट्यूब पे वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये कुछ और आपको कंसेशनल टैक्स रेट आपको गवर्नमेंट दे रही है, अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको कंसेशनल टैक्स रेट मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। वो वाली कंपनीज को मैट कंप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट इन केस ऑफ सर्टेन फॉरेन कंपनी, कुछ फॉरेन कंपनीज को मैट की जो भी ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, मतलब मैट भरने की जरूरत नहीं होती, मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो ऐसे कंट्री की या फिर ऐसे स्पेसिफाइड टेरिटरी की रेजिडेंट है जिसका इंडिया के साथ डीटी डबल है, डीटी डबल मतलब या तो सेक्शन 91 वाला या 90A वाला, दोनों में से कोई एक डीटी डबल है किसका, वो वाली कंट्री का जहां की फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है उसका और इंडिया की गवर्नमेंट का। एक कंडीशन ये हुआ, प्लस दूसरी कंडीशन है कि वो जो फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया में कोई पीई नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इट शुड नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सच एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये केस में आपका क्या हो जाएगा, आपको मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो फॉरेन कंपनी ऐसे कंट्री की रेजिडेंट है जहां का इंडिया के साथ कोई भी डीटी डबल ए नहीं है, विच डज नॉट हैव एनी डीटी डबल ए, पर पहला कंडीशन ये है कि कोई डीटी डबल ए नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि वो जो कंपनी है उसका कोई इंडिया में कोई भी कानून के अंदर उसको क्या करना नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, कोई भी कानून के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू दैट कंपनी। तो वो केस में भी आपको मैट भरने की
की जरूरत नहीं। पहला कंडीशन क्या था, आप ऐसी कंट्री के रेजिडेंट हो जिसका इंडिया के साथ ड्यूटी डबल है, प्लस आपका इंडिया में पीई नहीं है तो आपके ऊपर मैट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप ऐसी कंट्री के रेजिडेंट हो जिसका इंडिया के साथ ड्यूटी डबल है तो नहीं है बट ठीक है, पर आपको इंडिया में कोई कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कानून कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपके ऊपर मैट नहीं लगेगा। इतना ठीक है। फिर आगे बोला है कि ये अमेंडमेंट बीच में कुछ आया था 1-2 साल पहले, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है, मतलब पिछले सालों से अमेंडमेंट किया है फ्रॉम 1/4/2001। अगर कोई ऐसी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जो क्या करती है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के इनकम ही अर्न करती है, कुछ फॉरेन कंपनी है जो सिर्फ ये 4 सेक्शन से इनकम अर्न कर रही है, या 44B या 44BB या 44BBA या 44BBB, एंड सच इनकम हैज बीन ऑफर्ड टू टैक्स एट प्रिजम्पटिव रेट, और वो जो इनकम है वो प्रिजम्पटिव टैक्स रेट के तहत ऑफर हो रही है गवर्नमेंट को, तो वो केस में आपको क्या करना है, जरूरत नहीं है कोई भी तरीके के मैट के प्रोविजन के। सर ये 44BBB क्या होता है, वो वाला शिपिंग का बिजनेस 7.5%, एयरक्राफ्ट का बिजनेस 5%, ट्रंकी प्रोजेक्ट 10%, आप कोई हायरिंग लीजिंग पे दे रहे हो अपनी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, वो वाला, ठीक है। कंसेशनल रेट ऑफ मैट फॉर यूनिट लोकेटेड इन IFSC, अगर आप कोई फॉरेन कंपनी, आप कोई कंपनी हो, फॉरेन नहीं, अगर आप कोई कंपनी हो और आपका कोई यूनिट लोकेटेड है IFSC में, IFSC के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला है जिसमें जितने भी प्रोविजन IFSC के रिलेटेड है सबके सब उसमें कंपाइल करके डाल दिए हैं। तो IFSC में आपकी कंपनी लोकेटेड है तो आपको कंसेशनल टैक्स रेट जो 15% की जगह कितना हो जाएगा, 9% आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको 15% आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके लिए कितना, 9% एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ सर? यस। अभी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें कैसा है, बेसिकली एक आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकालना है, दूसरा 115 जेबी के हिसाब से निकालना है, फिर कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 115 जेबी के हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट होते हैं वो सिर्फ बता रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट के अपने को आते हैं, कभी और कहीं और किसी और मौसम में करेंगे। अभी आपका सिर्फ 115 जेबी का एडजस्टमेंट क्योंकि अभी आपको सिखाया है तो आपको कंसिस्टेंटली मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ किस हिसाब से होगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इनकम टैक्स वाले में भी यही लेना रहता है, बेस ये ले लिया। अभी इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेस करना पड़ेगा। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड, PNL में कुछ क्रेडिट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डिविडेंड इनकम दिया हुआ है। सर क्या डिविडेंड इनकम लेस होगा क्या? नहीं होगा। डिविडेंड अगर आपने एक्सपेंस किया होगा तो एड बैक होगा, लेस कहीं पे लिखा नहीं था, तो डिविडेंड आपका कहीं पे लेस नहीं होगा। आपने एक्सेस रियलाइज कर लिया है सेल ऑफ लैंड, पर अगर अपन वो इनकम टैक्स के हिसाब से कंप्यूटेशन करते ना तो ये आपका IFRS में आ जाता, तो ये क्या हो जाता, आपका इनकम रिड्यूस हो जाता। करेक्ट है, क्योंकि फिर हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐसा करके दिखाते हैं। एक्सेस रियलाइज ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ऐसा कहीं पे कोई एंट्री था क्या जो हम लोग ने 25 पॉइंट पढ़े तो उसमें ऐसा कुछ एक्सेस रियलाइज ऑन सेल था? नहीं था। ये भी कुछ एटलेस कुछ नहीं होगा, अभी तक 215 लाख ही रहेगा। फिर आपने डेबिट किया है PNL में डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस, तो आप डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा ऐड कर दो। लेस कितना होगा, एक्चुअल लेस होगा, रीवैल्यूएशन वाले पार्ट को छोड़ के लेस हो जाएगा। अगर कुछ रीवैल्यूएशन नहीं हुआ रहेगा तो ये पूरा लेस कर देंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 215 में ये 100 लाख क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आगे देखेंगे लेस होगा कि नहीं होगा। प्रोविजन फॉर लॉस फॉर सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का प्रोविजन किया है, लॉस का आपने ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, ऐसा मैंने सिखाया था। 3 टाइप के प्रोविजन ऐड होते हैं। फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स रूल्स। अपन जब मैट कैलकुलेशन करेंगे, अपने को इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स रूल्स में जो डेप्रिसिएशन है वो PGBP के कैलकुलेशन में काम आएगा, मैट में कुछ उसका लेना देना नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन अबव एंड कॉम्प्यूटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, STCG हुआ है अपना, मैट में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कितना है, बिजनेस लॉस है 50 लाख, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 60 लाख। क्या इसका कोई CRP वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पैनल का एप्लीकेशन वगैरह गया, कुछ लिखा नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कुछ वो चीजें लिखी है क्या, इसका मैनेजमेंट करप्ट हुआ, कुछ नहीं। तो दोनों में से लोअर अमाउंट आपका लेस हो जाएगा। तो एक तो 50 लाख आप लेस कर दो, 50 लाख, और एक पूरा डेप्रिसिएशन 100 लाख लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ वह ही नहीं ना, रिवैल्यूएशन वगैरह का कुछ इफेक्ट नहीं है। तो ये पूरा डेप्रिसिएशन प्योर है, तो पूरा रिड्यूस कर दो। तो 215 में से 100 तो नेट ऑफ हो गया, 10 रुपये ऐड कर दो, 225 आपका क्या मान लिया जाएगा, बुक प्रॉफिट मान लिया जाएगा, और उसके ऊपर क्या हम लगाएंगे, 15% मैट लगाएंगे। ये पहला इनकम टैक्स का कॉम्पिटिशन है। ये देखो 225, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मैट लगाएंगे। इज इट क्लियर?
यस, एक दो क्वेश्चन थोड़ा आपको डेमो दे देता हूँ भाई, कुछ टफ नहीं है, जो समझा है वैसे ही क्वेश्चन जाता है। 225 लाख का 15% बुक प्रॉफिट हो जाएगा। 225 लाख मतलब क्या, 2.25 करोड़ है, तो सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी है, 7% सरचार्ज लग जाएगा। टोटल करो, इसके ऊपर 4% सेस लगा दो, ये इतना टैक्स पेएबल है एज पर मैट, और एज पर इनकम टैक्स इतना टैक्स पेएबल है, तो यहाँ पे कम टैक्स पे किया है, तो मिनिमम आपको इतना तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है, मैत्री जींस प्राइवेट लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जींस, जींस बनाने का काम करती है। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 उसने टैक्स पे किया है 15% के हिसाब से 115 जेबी में। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है, दो सेटिस्फाइड दैट इट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 115 जेबी वांट्स टू चार्ज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी और 234 सी। 234 बी और 234 सी किसका इंटरेस्ट होता है, वो अगर आपका एडवांस टैक्स का कुछ आपको कर घपला करते हो, पे करते हो, लेट पे करते हो, तो आपको इंटरेस्ट होता है। मतलब क्या ये केस सिनेरियो का आपका लास्ट सार क्या है पता है, आपका 115 जेबी में आ गया, असेसिंग ऑफिसर बोलता है हाँ भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आपका 115 जेबी में आपको मैट पे किया है, फिर भी आपको 234 बी और 234 सी में तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया। आप बोलो सर हम तो 115 जेबी में हमारा क्यों भरना पड़ेगा, हमारा तो प्रोविजन ही अलग है। तो वही हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि अगर आपने 115 जेबी भले ही ऑप्ट किया है, पर बाकी सब प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, तो ये केस में क्या इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये केस लॉ है, बेसिकली केस लॉ का नाम है रोल्टा इंडिया लिमिटेड। तो द इशू इज अंडर कंसिडरेशन इज वेदर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी और 234 सी कैन बी लेविड, क्या ये लग सकता है अगर कंपनी असेस होती है 115 जेबी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में बताया है कि ऑब्जर्व दैट देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू 115 जेबी 5 जो बोलता है कि बाकी सब प्रोविजन, all other provision of Income Tax Act 1961 shall apply to every SSE being company mentioned in that section 115 JB is self-contained code pertaining to MAT and by virtue of subsection 5 उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी सब प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो भाई ये भी एप्लीकेबल है, उसमें क्या सवाल है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो केस है आपका मैट का, जिसमें मैट क्रेडिट की बात करते हैं। सर मैट क्रेडिट ये क्या बल्ला है भाई, ये क्या चीज है, बड़ी ही सिंपल चीज है। देखो आपने क्या किया, समझो सीधा एग्जांपल के ऊपर आता हूं। देखो आपका टैक्स रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से कितना था सर, 3,95,000 था, 3,95,000 था प्रीवियस ईयर 18-19 में। मैट के हिसाब से कितना था, 4,50,000 था। ठीक है, तो आप एक्चुअल कितना टैक्स पे करोगे, 4,50,000 टैक्स पे करोगे। एक्सेस कितना आपने टैक्स पे किया, मतलब अगर मैट ना होता तो आप 3,95,000 पे करते। मैट आने की वजह से आपने एक्सेस कितना टैक्स पे किया, ये 55,000 जो एक्सेस पे किया है, ये आपको एज अ मैट क्रेडिट दे दिया जाएगा, कि बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे यूटिलाइज करेंगे आगे देखेंगे। फिर अगला साल आता है 19-20, उसमें मैट के हिसाब से टैक्स आता है आपका 4,70,000 और रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आता है 4,10,000 रुपए। ठीक है, एक्चुअल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 4,70,000। तो आपने मैट की वजह से कितना टैक्स पे किया, ज्यादा 60,000 ज्यादा पे किया। 4,10,000 नहीं तो करते आप, 60,000 ज्यादा किया, तो 60,000 यहां से और 55,000 यहां से, तो टोटल 1,15,000 आपका क्या है, मैट क्रेडिट है। कितना है, 1,15,000 है। अभी अगले साल की बात आती है, अगले साल में आपका 3,80,000 रुपए, 3,80,000 रुपीज आपका मैट के हिसाब से टैक्स आ रहा है, और रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ रहा है सर आपका 4 लाख रुपए। मैट के हिसाब से कितना आ रहा है, 3,80,000, रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीज। तो मैट की वजह से आपने मैट ज्यादा आ रहा है कि नॉर्मल ज्यादा आ रहा है, नॉर्मल ज्यादा आ रहा है, 20,000 आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। ये क्या हुआ सर, सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके पास क्रेडिट अवेलेबल कितना था, 1,15,000 था। ये केस में क्या हुआ, मैट कम हो गया आपका और एक्चुअल टैक्स पेमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको जो पहले आपने मैट ज्यादा पे किया था उसका क्रेडिट मिलेगा। सर पूरा 1,15,000 नहीं मिलेगा क्या, पूरा 1,15,000 बेटा इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मिनिमम आपको 3,80,000 तो गवर्नमेंट को पे करना है। तो 3,80,000 और 4 लाख के बीच में गैप कितना है, 20,000। तो 20,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना भर दो, 3,80,000 भर दो। समझो यहाँ पे 4 लाख ना होके 4,40,000 होता, कितना होता, 4,40,000 होता। तो ये केस में 60,000 का आपको क्रेडिट मिल जाता। मिनिमम आपको कितना, 3,80,000 तो देना ही पड़ता गवर्नमेंट को। तो आपके पास क्रेडिट कितना बच गया, 95,000 बच गया। कंसेप्ट समझा कि क्या है बेसिकली, अभी रीड आउट करेंगे सब समझ जाएगा। देखो सबसे पहले द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट where tax paid in any assessment year in relation to deemed income 115 JB1, deemed income मतलब क्या, आपका बुक प्रॉफिट।
अगर आपने कोई भी असेसमेंट ईयर में डीम इनकम के ऊपर टैक्स भरा है, द एक्सेस ऑफ टैक्स सो पेड ओवर एंड अबव टैक्स पेएबल अंडर नॉर्मल इनकम टैक्स, जो आप नॉर्मल टैक्स भरने वाले थे, समझो 1 लाख, उसके ऊपर आपने मैट की वजह से जितना भी टैक्स भरा है, समझो 1,20,000 भरा है, तो जो 20,000 रुपए एक्सेस वाला अमाउंट है विल बी अलाउड एज अ मैट क्रेडिट, वो आपको एज अ टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा इन सब्सिक्वेंट ईयर, बाद में आने वाले सालों में। हाउएवर नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल ऑन द टैक्स क्रेडिट अलाउड, तो उसके ऊपर आपको कोई क्रेडिट अलाउड, इंटरेस्ट जो पे किया उसका क्रेडिट नहीं अलाउड होगा, टैक्स का क्रेडिट आपको अलाउ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, द टैक्स क्रेडिट इज देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेड अंडर सेक्शन 115 JB1, जो JB1 में टैक्स भरा है वो और आपका इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स है, दोनों का डिफरेंस आपका क्या मान लिया जाएगा, टैक्स क्रेडिट मान लिया जाएगा। टैक्स क्रेडिट आप कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सर? 15 साल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 ईयर MCQ बन सकता है, 15 ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर सच क्रेडिट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्स पेबल, वो आपको जो आपने इफेक्ट देखा उसका क्या होता है, बस वही बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अभी बाकी चीजें कुछ है तो 1-2 चीजें बची है, आप रीड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मोटा मोटी आपका पूरा मैट इतने कम टाइम में इन डिटेल लॉजिकल कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ ट्राई किया है समझाने की। आप तक अगर रिसीव हुआ है जो मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर समझा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको कितना समझा कितना नहीं समझा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार और कंसेप्ट डालने के लिए। कोई डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डाल देता हूँ, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। बाकी अगर कुछ भी हेल्प हुई हो थोड़ी बहुत तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर वगैरह कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।